सोचो अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा। अगर हमारी 130 करोड़ जनसंख्या है तो वो 130 ही रहेगी, और कुछ समय बाद डेथ रेट की वजह से वो संख्या कम होती जाएगी, और एक समय आएगा जब पॉपुलेशन इंडिया की 0 हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए जरूरी होता है, यानी कि अगर हमें स्पीशीज को कंटिन्यू रखना है तो रिप्रोडक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म और हर एक पौधे और ह्यूमंस के लिए जरूरी है। तो आज इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन होता क्या है। आपको जस्ट बताया मैंने क्या है, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। सबसे पहले तो आप ये जान लें स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। दूसरा एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो एवोल्यूशन होते रहेंगे, एवोल्यूशन होगा तो वेरिएशन आएंगी, और वेरिएशन आएगी तो अडेप्टेशन आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाइवल के चांसेस हमारे एनवायरमेंट के बदलते तौर पर बढ़ते जाएंगे, राइट। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, अपने ही जैसी स्पीशीज को देखकर बनाते हैं, ठीक है, अपनी जैसी स्पीशीज। यानी कि अगर कोई पेरेंट्स है और इसमें रिप्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो एसेक्सुअल या सेक्सुअल हो, तो वो अपनी ही जैसी ओन काइंड स्पीशीज क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब बात करते हैं सेकंड लाइन की। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज एंड मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ। मैंने जैसे बताया ये किसके लिए हेल्पफुल है कि भाई कंटिन्यूटी, अगर आपको दुनिया में कंटिन्यूटी चाहिए, इस कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज एंड मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ, और अर्थ पर जो लाइफ है लोगों की वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। समझ आ गया। नहीं तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता या बैक्टीरिया में सही या प्लांट में सही, तो उनकी स्पीशीज एक समय पर आकर खत्म हो जानी है, ठीक है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एंड क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। अब आपको पता है एक सेल से 2 सेल्स बनती है, तो ये भी तो एक रिप्रोडक्शन ही है। और इसमें होता क्या है, कॉपिंग ऑफ डीएनए होता है। एक डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से 2 सेल बन जाती हैं, राइट। तो कॉपिंग ऑफ डीएनए हो गया, विच लीड टू वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स। अब जब कॉपिंग ऑफ डीएनए हुई तो ऐसे में क्या आई, वेरिएशन आई। इस टॉपिक को डिटेल में मैंने हेरिडिटी चैप्टर के अंदर पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर हेरिडिटी चैप्टर में ये टॉपिक देख सकते हैं। वेरिएशंस क्या है, अडेप्टेशंस क्या है, सर्वाइवल ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन क्यों जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब है विदाउट सेक्स, एसेक्सुअल नाम से पता चल रहा है, ए फॉर विदाउट और सेक्सुअल मींस विदाउट सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेक्स इन्वॉल्विंग होते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। अब आप सोच रहे होंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन बींग्स में होता ही नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप गलत है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी सोमैटिक सेल्स में होता है। आपने पढ़ा है कि हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हमारी पूरी बॉडी के कैरेक्टर्स के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कभी चोट लग जाती है और हमें हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, तो स्किन में प्रेजेंट सेल्स भी डैमेज हो जाती हैं। अब उन सेल में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉपिंग ऑफ डीएनए, और वैसी ही सेल बन जाती है। कभी मेरे चोट लगी थी, अब मैं पहचान ही नहीं सकती इस जगह पे मेरी चोट लगी थी, क्यों, क्योंकि वैसी ही सेल दोबारा से आ गई। और ये कैसे हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द सेल के अंदर। तो हमारी सेल्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो गैमीट की बात होती है, और जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे हैंड में लगी चोट, हमारे पैर में लगी चोट वहां पर होता है। या फिर हमारे शरीर की ग्रोथ, जब छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसकी हाइट भी बढ़ रही होती है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो दे आर 2 मेन टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। अब आप यहाँ पर 1 पेरेंट ही इन्वॉल्व है। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। आपकी जो सेल बनी वो पुरानी सेल से बिल्कुल सिमिलर थी, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्लोन्ड है, कॉपी है, ठीक है। कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मैनी प्लांट्स। वैसे तो ये कॉमन है किसमें, यूनिसेलुलर एनिमल्स में और कई सारे प्लांट्स में, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहां पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और जहां गैमीट्स इन्वॉल्व हो, स्पर्म एंड एग, यानी कि सेक्स सेल्स। गैमीट्स को हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। मेल में क्या होगा स्पर्म, फीमेल में क्या होगा एग,
ऑफस्प्रिंग शो वेरिएशन बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऑफस्प्रिंग्स क्या करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं, क्योंकि दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल मिक्स होकर आते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आपके अंदर और अदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन आता है व्हाई कॉपीज आर नॉट एग्जैक्ट। जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया, सेक्स सेल में एक स्पर्म होता है और एक एग होता है, तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स इधर मैच करेंगे, 23 इधर मिलेंगे, और बच्चे के अंदर आएंगे 46 टोटल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स मेल से, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम फीमेल से आए। ठीक है, तो आपके अंदर दो टाइप के जीन्स आ रहे हैं, और इन दो टाइप के जीन्स की वजह से जो नया कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी के अंदर बना, इससे आई वेरिएशन। इसलिए आपकी जो डीएनए है इज नॉट अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। डीएनए की जो आया आपके पास, जो जीन आए, वो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स नहीं है, और कभी नहीं हो सकते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चाहे वो ह्यूमन में हो, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो किसी एनिमल्स में क्यों ना हो। राइट, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं, बिकॉज सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। राइट, हमें ये समझ आ गया कि यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर क्रॉसिंग ओवर सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर सेल डिवीजन हो भी रहा है या कोई अदर एनिमल बन भी रहा है, तो बिल्कुल और बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा हूबहू होगा। बट कभी कभी इनमें भी वेरिएशन देखने को मिल जाती है। अब ऐसा कब होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है हेरिडिटी चैप्टर में, जैसे कि बताया मैंने, आप जाके देख सकते हैं फुल वीडियो। और आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंट बताती हूँ। अगर आप प्रिंटर से प्रिंट निकलवाने गए, आपने कहा मेरे फ्रेंड के नोट्स तो आपने बहुत अच्छे से निकाले थे, मेरी जो नोट्स निकाले उसकी कॉपी तो अच्छे से नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम प्रिंटर, सेम पेजेस, सब कुछ सेम, हो सकता है कुछ एरर आ गया, उस एरर की वजह से आपकी प्रिंट ठीक से नहीं निकल पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जब कोई डीएनए अपनी कॉपिंग ऑफ डीएनए कर रहा होता है और उस टाइम में हो जाती है कुछ वेरिएशंस। ठीक है, उस टाइम में आ जाती हैं कुछ वेरिएशंस। इसी वेरिएशन की वजह से कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। ठीक है, इन asexual reproduction like fission, budding, fragmentation, only one parent is involved and the offspring are genetically very similar to the parent। very similar लिखा है, 100% सिमिलर नहीं लिखा, क्योंकि इस दौरान कॉपिंग ऑफ डीएनए के दौरान, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के दौरान क्या हो सकते हैं, कुछ एरर आ सकते हैं। वो सम एरर क्या लाएंगे, वेरिएशन लाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के जैसा हूबहू 100% नहीं होगा, बट लगभग सिमिलर होगा। राइट, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स। हम इन्हें क्लोन्स कह सकते हैं, जुड़वा कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम होते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम जेनेटिक मेकअप एज अ पेरेंट। However, due to occasional mutation, occasional, गलती से ऐसा हो गया, during DNA replication, there can be small differences between parent and offspring, parent and their offspring। थोड़ा सा जेनेटिक डिफरेंस देखने को मिल गया। ये दोनों ऑफस्प्रिंग है, ये पेरेंट्स हैं। ठीक है, कब, कभी कभी ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। डीएनए में चेंज है, डीएनए में चेंज म्यूटेशन, और म्यूटेशन मतलब वेरिएशन कुछ ना कुछ। ठीक है, example in binary fission of amoeba, the two daughter cells are nearly identical but rare copying errors can make them slightly different। अमीबा के अंदर जब फिजन हुआ तो एक अमीबा, दो अमीबा बने। ठीक है, ये टू डॉटर सेल्स बने, पर एक अमीबा, ये वाला अमीबा थोड़ा क्या था, डिफरेंट था। रेप्लिकेशन के दौरान जब डीएनए कॉपिंग हो रही थी, उस दौरान थोड़े से क्या देखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले, और चेंजेस की वजह से, उस एरर की वजह से, एरर कब हुआ, at the time of replication, at the time of replication। इस एरर की वजह से ही क्या हो रहा है, इसी एरर की वजह से डीएनए थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और इसलिए एग्जैक्टली इनका डीएनए मेकअप सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सो asexually reproducing organism produce very similar but not absolutely exact copies of themselves। 100% एब्सोल्युटली नहीं हो सकते, कभी कभी इनमें भी एरर आ जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा व्हाई कॉपीज आर नॉट एग्जैक्ट। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब यही है, डीएनए की कॉपी बनना, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने वाली है। The process of DNA replication is very accurate, but it is not 100%। मैंने आपको क्या बोला, कॉपी प्रिंट आउट निकालने की गारंटी है भाई, 100% निकालेंगे, बट कभी कभी एरर हो जाते हैं टेक्नोलॉजिकली, हमें नहीं पता मशीन में क्या प्रॉब्लम आई है, या इंक खत्म हो गई, इंक लाइट हो गई है ना, टेक्निकली नहीं जान सकते कि क्या प्रॉब्लम है।
तो ऐसे ही जब डीएनए अपने आप को कॉपी कर रहा था, रेप्लिकेशन कर रहा था, तो उस टाइम में क्या एरर आए नहीं कह सकते, कौन सा हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 100% श्योरिटी हम नहीं दे रहे, ठीक है। परफेक्ट कॉपिंग ऑफ डीएनए हो जाए ऐसा नहीं है, स्मॉल मिस्टेक्स म्यूटेशन लाते हैं अगर ईच टाइम डीएनए इज कॉपी, जितने बार डीएनए कॉपी होता रहेगा। अभी एक एरर आया यहाँ पर इस वाले में, अब ये रिप्रोड्यूस होगा तो हो सकता है उसमें भी एरर आए, और धीरे धीरे यही वेरिएशन आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। बाकी कोई और तरीका नहीं है जिससे इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन आए, ठीक है। These tiny changes in DNA lead to slight differences in the proteins made, which can result in small variation in body design between parent and offspring. अब इससे क्या हुआ, देखो डीएनए थोड़ा अलग हुआ, डीएनए कैसे प्रोटीन अलग बनेगी, प्रोटीन अलग बनेगी तो वेरिएशन आएगी, वेरिएशन अलग आएगी तो बॉडी डिजाइन में अंतर आएगा पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग की। So even though asexual reproduction produces offspring that are very similar, almost clone, they are truly exact copies of the, not exact copy of the parent. 100% एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट नहीं होते। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेटली नॉट एग्जैक्ट कॉपी। यहाँ पे बोला था हमने ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी, यहाँ हम ये बोल रहे हैं डेफिनेटली नॉट एग्जैक्ट कॉपी। कभी नहीं हो सकता कि आप पेरेंट में से किसी एक पेरेंट से भी पूरा टोटली सिमिलर हो, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स, दो टाइप के जीन गए हैं, एक फादर और एक मदर, और जिसकी वजह से एक नया कॉम्बिनेशन बना। वो नया कॉम्बिनेशन आपके अंदर लाता है वेरिएशंस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी पढ़ देते हैं। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व देयर गैमेट्स व्हिच फ्यूज टू फॉर्म अ zygote, mixing of DNA from both the parents, so genetically they are different from their parents. This mixing of gene ensure that each offspring is unique, not an exact copy of any parent. ये mixing of gene इंश्योरिटी देती है कि ये कभी भी अपने पेरेंट से सिमिलर नहीं हो सकते, एक नया कॉम्बिनेशन लाते हैं जिसमें आती है वेरिएशन। तो वेरिएशन समझ आ गया, डिफरेंट कैरेक्टर्स लाइक हाइट, कलर, हेयर कलर, स्किन कलर हो गया, या कोई डिसीज रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब ये हुआ कि हर एक इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज की बात हो रही है, ठीक है। ह्यूमंस हो, ह्यूमंस के अंदर कोई और डॉग वगैरह किसी और स्पीशीज की बात करें तो उनके अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, स्मॉल वेरिएशन आएगी तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इन्वायरमेंट बदलता हुआ, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब दिल्ली के लोगों के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे ऐसी वेरिएशंस आ जाएंगी कि वो इस स्मोकी पोल्यूशन के अंदर भी रह सकते हैं, उनको कोई बीमारी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन बाहर के जो लोग बिल्कुल स्मोकी फ्री एरिया से रहते हैं, मतलब जहां पर कोई पोल्यूशन नहीं है और उस जगह में रहते हैं, अगर वो दिल्ली में आते हैं, यहाँ जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, ऐसे एरिया में आते हैं, तो उनके लिए सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम होंगे, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा, उनके अंदर वो वेरिएशन नहीं आई होंगी। तो आपने समझा कि भाई हमारे लिए पॉसिबल हो पा रहा है दिल्ली में रहना, लेकिन दूसरे लोगों के लिए नहीं। सर्वाइवल के चांसेस किसके बढ़े, हमारे लिए बढ़े, क्योंकि कल को पता चला पूरी दुनिया में पोल्यूशन हो रहा है, वो लोग तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे ना। तो इसलिए वेरिएशन जरूरी है, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं इन चेंजिंग एनवायरमेंट। लाइक चेंजिंग एनवायरमेंट हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, कोई न्यू डिसीज आ गई, सम इंडिविजुअल विद यूजफुल वेरिएशन आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अब ये भी बताया, ऐसे में जो इंडिविजुअल जिनके पास वेरिएशंस हैं आर मोर लाइकली टू सर्वाइव, उनके ज्यादा चांसेस है सर्वाइव करने के एंड रिप्रोड्यूस करने के, मतलब आगे अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के, ठीक है। ओवर टाइम दिस लीड टू इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन ऑफ द स्पीशीज। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इवोल्यूशन आ जाएगा और ये अडेप्टेशन हो जाएगी स्पीशीज में। मतलब एक स्पीशीज के अंदर ये बात आई थी, अब उसने रिप्रोड्यूस किया 2, उसके बाद 4 हो गए, 4 के बाद 8 और 8 के बाद 16, इस तरीके से एवोल्यूशन हो गया। अब पूरी तरीके से एक नई स्पीशीज बन गई जिनके अंदर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब ये हो गया स्पीशीज ने अडाप्ट कर लिया अपने आप को इस कैरेक्टर से, अब ये कैरेक्टर इनके अंदर समाहित हो गया, कोई भी अब इसको अलग नहीं कर सकता। ये फिक्स हो गया कि अब ये जेनेटिकली ह्यूमन स्पीशीज हो या कोई स्पीशीज हो, डॉग स्पीशीज हो, कैट स्पीशीज हो, कोई भी स्पीशीज क्यों ना हो, उन सब के अंदर ये देखा जा रहा है, क्योंकि अब एवोल्यूशन बन गया है। एवोल्यूशन का मतलब है इवॉल्व हो गए, स्पीशीज इवॉल्व हो गई, उनके अंदर कुछ नया चेंज आ गया, और जो अब कंटिन्यू टू कंटिन्यू जाता ही रहेगा, ट्रांसफर होता ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। तो पहला है फिजन, ठीक है। फिजन में अमीबा का हम पढ़ने वाले हैं इसमें, सॉरी, ठीक है। फिजन में क्या पढ़ेंगे, अमीबा। बर्डिंग में हाइड्रा आता है, यीस्ट आता है। फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा आता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे जिसमें रूट बाय लीफ एंड बाय स्टेम, इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। रीजनरेशन, ठीक है, किसमें होता है रीजनरेशन, प्लेनेरिया। स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में।
तो ये 5, वैसे तो 5 है बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और ले ले तो 6, टोटल 6 हैं जो आपको टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ने हैं। पहला है फिजन। फिजन 2 टाइप के होते हैं, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए टाइम वेस्ट ना करते आगे बढ़ते भाई। फिजन क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, अमीबा या पैरामीशियम के अंदर या यूग्लिना के अंदर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स। ऑर्गेनिज्म एक था, डिवाइड हो गया इनटू 2 पार्ट्स। तो पहली प्रोसेस होती है क्या? कैरियोकाइनेसिस। अब आप बोलोगे ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन होना। उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। सही बात है। तो न्यूक्लियस क्या क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा। पहले पहले न्यूक्लियस एनलार्ज होगा, फिर न्यूक्लियस टूटेगा, और जब न्यूक्लियस टूटेगा तो इधर से साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, और इस तरीके से बाइनरी फिजन हो जाता है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। सेल किस में डिवाइड हो जाती है? 2 या 2 से ज्यादा। ये फिजन है। लेकिन बाइनरी फिजन क्या होगा? 1 सेल 2 इक्वल हाफ। एक ऑर्गेनिज्म से 2 में डिवाइड होना। जैसे अभी आपको बताइए बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, एक सेल से 2 में डिवाइड होना। इसमें भी कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है। मल्टीपल फिजन क्या होता है? एक सेल मैनी डॉटर सेल्स। इसमें भी पहले न्यूक्लियस बनेंगे, कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर अलग अलग सेल अलग अलग हो जाती है। तो पहले तो ध्यान से सुन लो, जब फिजन पहले आता है, फिजन क्या है तो आपको फिजन बताना है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एक नाम और लिख लीजिए, यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म उसमें भी होता है। द सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। ठीक है, सेल किस में डिवाइड हो जाएगी? 2 या 2 से ज्यादा में। अगर 2 में डिवाइड होती है तो उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। व्हेन वन सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अमीबा और पैरामीशियम दोनों इसके एग्जांपल हैं। मल्टीपल फिजन क्या होता है? व्हेन वन सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये वही है जो लोगों में मलेरिया पैदा करता है। लोगों को लगता है कि बीमारी मच्छर से हो रही है, पर मच्छर तो एक जरिया है। होता क्या है कि मच्छर जो होते हैं वो गंदे पानी में बैठते हैं, और उस गंदे पानी में बैठा होता है शैतान, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर आता है, और मच्छर जैसे ही आपको बाइट करता है ना, आपको काटता है, वैसे ही वो प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी में इंसर्ट कर देता है। तो प्लाज्मोडियम यहाँ पर बीमारी फैलाने वाला जानवर है या एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, और मच्छर यहाँ पे एक ऐसा जानवर है, ऑर्गेनिज्म है, जो आपको होस्ट की तरह काम कर रहा है, जो आप तक बीमारी को पहुंचा रहा है। इसलिए कहते हैं कि होस्ट को, जो जरिया है, उसी को ही काट दो तो बीमारी क्यों फैलेगी। इसलिए कहा जाता है कि मच्छरों को मारा जाए। कैसे मारा जाए? कहीं पर पानी को इकट्ठा मत होने दो। इंसेक्ट रेपलेंट कई सारी वो आती है, दवाइयां आती हैं, उनका इस्तेमाल करो। कई सारे इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करो, ताकि इंसेक्ट ज्यादा ना हो, एग उनके ज्यादा ना बने। और धीरे 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 अगर वेक्टर खत्म हो जाएंगे तो बीमारी ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए, नाली का पानी तो कोई नहीं पीने जाएगा ना भाई, ऑब्वियस ही बात है। वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा तो आपको वाटर साफ मिलेगा। चलिए, बाइनरी फिजन हो गया, ये इसका पूरा डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। बस मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम एक सिंगल था, प्लाज्मोडियम और एक सिंगल था। ठीक है, इसमें क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो गए, कैरियोकाइनेसिस हुई। मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियस बनने के बाद ये सेल रप्चर हो जाएंगी। उतने ही जितने सेल, जितने क्या बने, न्यूक्लियस बने, उतने ही प्लाज्मोडियम बाहर निकलेंगे। ठीक है, एक से मेनी डॉटर सेल्स बन रही है, इसी को कहते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा के अलावा आप किसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया, यूग्लिना का लिख सकते हैं और पैरामीशियम का लिख सकते हैं। अमीबा तो दिखी गया आपको, पैरामीशियम, ये आप एग्जाम्पल दे दें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब आगे बर्डिंग। बर्डिंग 2 में देखने को मिल रही है, ईस्ट में और हाइड्रा में, दोनों में। एनसीईआरटी में एग्जाम में आपके, मतलब एनसीईआरटी में तो दिया ही हुआ है, और आपके एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा गया। होता क्या है? एक आउट ग्रोथ है ना, फ्रॉम कहां से आ रही है? फ्रॉम ऑन द फॉर्म ऑन द पेरेंट बॉडी। कहां पे फॉर्म हो रही है? ऑन द पेरेंट बॉडी। और ये ही क्या होगी? डिटैच हो जाएगी। ठीक है, तो एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। बस यही होता है बर्डिंग में। जल्दी से देख लेते हैं एक बार क्या है बर्डिंग। अ स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म्स ऑन द पेरेंट बॉडी ग्रो and detaches to form a new individual.
एक स्मॉल आउटग्रोथ जो बर्ड थी वो फॉर्म हो गई थी पेरेंट बॉडी के अंदर, एंड देन वहां पर ग्रो हुई, फिर उसके बाद डिटैच हो गई। डिटैच होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया या न्यू इंडिविजुअल बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ बर्थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रा एंड यीस्ट है। जनरली देख लेते हैं, पेरेंट यीस्ट सेल थी, यहाँ पर एक फॉर्म हुई बर्ड। ठीक है, धीरे 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 इसमें भी न्यूक्लियस बनने लगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर न्यूक्लियस बन गया था। तो उसके बाद मल्टीपल ऑफ बर्ड्स बनती जा रही है। ठीक है, चेन ऑफ यीस्ट आपको दिख रही है, ये डिटैच हो जाएंगी, उतने ही न्यू यीस्ट सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, चलिए हाइड्रा में देखो एक छोटी सी बर्ड डेवलप हुई है। अब आप सोचोगे यहीं पे डिटैच हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रो। इसका मतलब ये हुआ पहले आउटग्रोथ होगी, फिर पूरा फॉर्म होगा ऑर्गेनिज्म, उसके बाद डिटैच होगा। देखो पूरा फॉर्म हो गया ऑर्गेनिज्म, अब देखो इस वाले डायग्राम में डिटैच हो चुका है, कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म बन चुका है। तो बर्ड में याद रखना है, बर्ड एक आउटग्रोथ है, ठीक है मान लिया, वहां तुरंत डिटैच नहीं होगी, न्यूट्रिशन लेगी, फॉर्म होती रहेगी, सेल डिवाइड होती रहेंगी, जब तक कि फुल एक ऑर्गेनिज्म बन नहीं जाता उससे पहले कोई भी बर्ड डिटैच होकर न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म उसी पर बन जाता है, उसके बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के बाद वो डिटैच होकर सर्वाइव करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, स्पाइरो वगैरह याद रखना, फिलामेंटस। पहली बात तो ये याद रखना है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, किस में होता है, मल्टी सेलुलर। क्वेश्चन आता है क्या, फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन में डिफरेंस बताओ। फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन दोनों में डिफरेंस बताओ। तो मैंने आपको बता दिया, पहला फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, मल्टी सेलुलर में, फिजन किस में होता है, यूनिसेलुलर में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया, हम इसका क्या बता देंगे, एग्जाम्पल्स बता देंगे, मल्टी सेलर, यूनिसेलर, एग्जाम्पल में आपने बता दिया यहाँ पर स्पाइरो वगैरह। लास्ट आपको बताना है आफ्टर मेच्योरिटी होता है, जब ब्रेक होते हैं ऑर्गेनिज्म तो कब होंगे, आफ्टर मेच्योरिटी। ठीक है, द बॉडी ब्रेक इनटू पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बॉडी जो है वो पीसेस में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती है, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, और इस तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं। बट तभी होंगे, कब होंगे, आफ्टर मेच्योरिटी। जब मेच्योरिटी होगी तब अपने आप ही बॉडी क्या हो जाती है, ब्रेक होकर हिस्सों में बदल जाएगी, और वही हर एक हिस्सा किसमें बनेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता चल गया, स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा एक ग्रीन एल्गी है जिसे फिलामेंटस एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनरेशन, रीजनरेशन में तो है सम ऑर्गेनिज्म कैन रीग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी पार्ट टूट गया, कहीं से भी टूट जाता है। देखो फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में अंतर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेगमेंटेशन में ना सेपरेट हो रहा है इसी जगह से, इसका न्यूक्लियस आना चाहिए, ये आना चाहिए, तभी ये डिवाइड होगा, ये इसका एक हिस्सा है, ये इसका एक हिस्सा है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में। लेकिन रीजनरेशन में क्या बोला गया, किसी भी बॉडी पार्ट से कट हो जाना, इधर से हो जाना दो, इधर आंखें इधर तो नहीं है ना, इधर से हो जाना, इधर से हो जाना, इधर कहीं से भी हो जाने दो। तो सम ऑर्गेनिज्म कैन रीग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, इन सम केसेस ईच पीस कैन फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ईच पीस फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। एग्जाम्पल प्लेनेरिया जैसे कहते हैं फ्लैट वॉर्म। ठीक है, हाइड्रा का भी एग्जाम्पल आया हुआ है रीजनरेशन के अंदर, तो ये भी लिख लो एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक प्लेनेरिया था भाई, प्यारा सा बेचारा क्यूट सा प्लेनेरिया दिख रहा है हमें, ये यहाँ से सेपरेट हो गया, यहाँ से भी सेपरेट हो गया, यहाँ से भी सेपरेट हो गया। इसके ये तीन जो हिस्से हैं, ये जो तीन हिस्से बने इसके, तीन क्यों चार ही बन गए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चारों हिस्से क्या करते हैं, एक न्यू प्लेनेरिया बनाने में मदद करते हैं। सही बात है, बन गया रीजनरेशन। एग्जाम में आपको डेफिनेशन देनी, एग्जाम्पल देना और एक डायग्राम बना देना। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म कैन रीग्रो, कहां से रीग्रो जाएंगे, लॉस्ट बॉडी पार्ट से। ठीक है, इन सम केसेस ईच पीस कैन फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल आपको दोनों दे दिए। फ्लैट वर्म का नाम पूछा गया कभी कभी, फ्लैट वर्म
जो उसका अदर नेम क्या है, प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया का कॉमन नेम या फिर अदर नेम क्या है, तो फ्लैटवर्म। ठीक। स्पोर फॉर्मेशन, तो हम बात कर रहे हैं फंगस की। अच्छा, फंगस पर जब आते हैं तो एक थोड़ा कॉमन चीज डिस्कस करते हैं। आपके एयर में फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ना, फंगल स्पोर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, फंगल स्पोर्स कैसे होते हैं। तो फंगस का जो स्पोरेंजियम है ना, ये बस्ट हो जाता है, अभी बात करेंगे। तो स्पोर्स हमारे एनवायरमेंट में आ जाते हैं। अब आपके घर में रखी होती है रोटी, ब्रेड, है ना, और वो भी मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस में रखी होती है, जहाँ पे नमी भी है और थोड़ा सा कैसा है, डार्क एरिया भी, जहाँ धूप नहीं पहुंच रही, ऐसी जगह आपकी रोटी रखी हुई है और क्या रखा हुआ, ब्रेड रखा हुआ है। एक दो दिन के बाद आप देखते हो कि उस पर क्या आ गया, फंगस आ जाता है। इसका मतलब है स्पोर्स उसके गिरे, उसे एनवायरनमेंट मिला, वो जर्मिनेट हुए और ग्रो कर गए। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन समझ आए। स्पोर ऑलरेडी है कहाँ है, एनवायरनमेंट में। उन्हें बस क्या चाहिए, एक स्वीटेबल कंडीशन चाहिए टू ग्रो, है ना। हर जगह पौधे को ग्रो नहीं कर सकते ना, कॉटन की खेती अपने घर में नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए अलग सॉइल, अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वैसे ही इन फंगस को ग्रो होने के लिए कुछ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, मॉइस्ट प्लेस होना चाहिए, डार्क या शेडेड एरिया होना चाहिए। अगर धूप में रोटी को रखोगे तो कभी फंगस ही नहीं लगेगा। कभी देखा है धूप में रोटी पे रखा हुआ फंगस लग गया हो, नहीं ना, क्योंकि फंगस धूप में ग्रो नहीं होता, डार्क प्लेसेस में ग्रो होता है। ठीक है, चलिए। स्पोर्स आर टाइनी थिक वॉल्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट कैन सर्वाइव हार्श कंडीशंस। कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि सालों तक ऐसे पड़े रहते हैं ना, उनको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए एक कवरिंग होती है उनके पास प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो थिक वॉल्ड होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है, दैट कैन सर्वाइव हार्श कंडीशन, यानी बहुत गर्मी होगी, बहुत ठंडा होगा, तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्ड मेम्ब्रेन या थिक मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए। व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, जस्ट हमारी बात हुई थी, कंडीशंस कैसी होंगी, फेवरेबल होंगी, स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा, स्पोर गिरेगा उस पर, जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा और न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है राइजोपस, जिसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रेड पर जो फंगस दिख रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से है, उस पर बन रहे हैं फंगस, स्पोर्स बन रहे हैं उनमें, बस्ट हो रहा है फिर और स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये देखो हाइफे है, ये स्पोरेंजियम होता है, जैसे कवर करते हैं ना, कवरिंग होती है किसी चीज की, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वैसे स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स रहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर छोटे 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 क्या रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स क्या करते हैं, यही जर्मिनेट होते हैं, फॉल हो जाते हैं, वैसे एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये हाइफे होते हैं, इनके यही ग्रो होते हैं। जो जाल दिखता है ना फंगस का आपको ऐसे, ये पूरा यही हाइफे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। अब आ गई बारी प्लांट्स की, कि प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। आपने घर में कई बार किया हुआ है, क्या करा भाई, एक पौधे की रूट निकाली, आपके बहुत बड़ा पौधा हो गया तो उसमें से एक हिस्सा निकाला रूट का, उसको दूसरे पौधे में लगा दिया, तो आपने रूट के थ्रू पौधे को ग्रो करा दिया। ठीक है, सेम पौधा है तो सेम जीन है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। आपने क्या किया, कुछ पौधे स्टेम से ग्रो कर जाते हैं, हमने स्टेम को कट किया, उसे दूसरे में लगा दिया। कहीं से मनी प्लांट चुरा कर लाए, कहानी सुनी हुई है कि भाई चुरा कर जो मनी प्लांट लाते ना, उसे लगाना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा पैसा ग्रो होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है। तो आप लेकर आगे दूसरे के यहाँ से चुरा कर एक स्टेम मनी प्लांट की और अपने घर में ग्रो कर ली, और भी ज्यादा मनी प्लांट ग्रो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्टेम से कर लिया। कभी कभी क्या होता है, कुछ लीव्स होती हैं, उनकी लीव्स पर बर्ड होते हैं, उन बर्ड को अगर जमीन में गाड़ेंगे हम, दोबारा से मतलब ग्रो कराएंगे, तो उनसे भी पौधा बन जाते हैं। तो उधर भी क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो इसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। देखिए, प्लांट्स के अंदर फ्लावर को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट फ्लावर, ऑल पार्ट्स आर वेजिटेटिव एक्सेप्ट फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, एक्सेप्ट फ्लावर ऑल पार्ट्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इज इट क्लियर। तो अगर मैं रूट की बात करती हूँ, स्टेम की बात करती हूँ, लीव्स की बात करती हूँ, है ना, या कोई बर्ड की बात करती हूँ, छोटी सी आउटग्रोथ है कोई, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वेजिटेटिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेचुरल मेथड्स की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है ट्यूबर्स। आपको पहले बता देते हैं कितने नेचुरल मेथड्स हैं। ठीक है, एक हमारा ट्यूबर्स, यहाँ पे ट्यूबर्स पढ़ने वाले, एक राइजोम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बल्ब पढ़ने वाले हैं, रनर्स पढ़ने वाले हैं, लीव्स पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे। सॉरी, अभी बात हो रही है ट्यूबर्स की। तो पोटैटो पर जो आईज होती है, गाँव में सुना होगा कई बार, या दादा वगैरह सुना होगा, आंख बोलते हैं इनको।
पौधे पर, मतलब पौधे कह रही हूँ मैं, पोटैटो पर जितनी आपको आंखें दिख जाएं उतने पौधे बनने वाले हैं। आपको 4 आंखें दिख रही है ना पौधे पर, वो सॉरी पोटैटो पर, तो 4 पौधे बनने वाले हैं। समझ आया नहीं आया? चलिए दोबारा समझ लेते हैं इस चीज को। क्या बोल रहा है? पोटैटो यानी कि आइज ऑन ट्यूबर ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ट्यूबर कौन है? ये पोटैटो है। इस पर जो आंखें बनी है, जो आईज बनी है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक न्यू प्लांट में हो जाती है। देखो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अगर आपके दादाजी वगैरह खेती करते हैं या फिर आप कहीं ऐसी फार्मिंग एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई पास में नियर बाई विलेज है आपकी, तो आपने देखा होगा पोटैटो के लिए बीज क्या होता है? पोटैटो ही होता है खुद। ठीक है, उनको काटा जाता है और काट कर एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर रखा जाता है। अगर इस पर 4 आई हैं तो 4 पौधे बनने वाले हैं, इस पर 4 आई हैं तो 4 पौधे और, यानी कि एक पोटैटो से 8 पौधे बनाए जाते हैं। समझ आ गया? उसके लिए बीज का काम कर रहे हैं, मतलब कि हम तो पौधे ग्रो कर रहे हैं ना, कर ले रहे हैं। किस मेथड से कर रहे हैं? नेचुरल मेथड से कर रहे हैं। क्या है ये? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं राइजोम्स पर, जिंजर एंड टर्मरिक। आपने एक और बात सुनी होगी, कभी मम्मी बोलती होगी ना, ये अदरक देने वाला है ना, अच्छी नहीं है इसकी अदरक। क्यों? रीजन बताती है कि अदरक को ना जमीन में गाड़ दिया इसने और अदरक बढ़ा लिए। एक छोटी सी अदरक लाया होगा, उसको इतना कर लिया इसने। ऐसे कैसे कर लिया? क्योंकि जो राइजोम्स होते हैं, जो जिंजर है या टर्मरिक है, ठीक है, ये राइजोम्स होते हैं। और इनको क्या होता है ना कि इनकी जो ये है, ये जो राइजोम है, इसी पर क्या निकलने लगती है? रूट्स निकलने लगती है। और इन्हीं से क्या होता है? नए प्लांटलेट्स निकलकर और भी पौधे बनने लगते हैं। ठीक है, तो याद रखना है राइजोम भी क्या करती है? पौधा ग्रो करने में मदद करती है। और जिंजर और टर्मरिक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जो बर्ड है ना, ये जितनी भी आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे बनी होती है अदरक पर। अदरक लेकर आया, फिर इधर बनी हुई थी, फिर अदरक लेकर आया, कहते ये बड़ी बुरी लगती, छिलती नहीं है ढंग से। यहां से ही पौधे निकल रहे हैं। अगर यहाँ पर भी है तो यहाँ से। समझ आ गया? बाकी इनसे क्या होती है? रूट निकलने लगती है, बाकी ये प्लांटलेट्स बन जाती है। क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बर्ड वाला एरिया में फिर इंडिकेट कर देती हूँ थोड़ा, ताकि आपको ये पीडीएफ मिले तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये वाला एरिया जो है बर्ड वाला, जहां से क्या निकलते हैं? न्यू प्लांटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते फिर। अब आ गया बल्ब। बल्ब के साथ आगे रनर्स एंड लीव्स। तो बल्ब किसके होते हैं? आपने देखा ना, अनियन और गार्लिक के बल्ब्स होते हैं। इनको भी अगर डायरेक्टली आप ग्रो करा दो तो इनसे क्या होते हैं? घर में भी देखा होगा, ऐसे ना पत्तियां निकलने लगती हैं, धीरे धीरे पौधा ग्रो होता है। जब पत्तियां निकलती है तो फिर इन पर फूल भी आएगा, और जब फूल आएगा तो पौधा आगे ग्रो भी होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो अनियन बल्ब है, बल्ब से ही क्या हो रहा है? पौधा निकल रहा है। सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हैं। आलू में क्या था? आंखें थी, इस पर क्या है? बर्ड्स हैं। और बल्ब, बल्ब खुद ही अपने आप में है, जो क्या करता है? ग्रो कराता है पौधे को। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अनियन और गार्लिक इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। जब रनर्स की बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास के अंदर होता है। होता क्या है ना, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का पौधा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक स्टेम जो थी आगे बढ़ गई। ये देख रहे हो ना, इनमें छोटे छोटे से ये रनर्स होते हैं, ये आगे बढ़ती जा रही है और इसी से स्टेम निकलती जा रही है, इसी से पौधा ग्रो होता जा रहा है। तो ये हर एक पौधे की वैरायटी, हर एक पौधे की एबिलिटी नहीं है। जो रनर, जिनके पास रनर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो रनर नीचे रहते हैं, उन्हीं से धीरे धीरे क्या निकलने लगती है? न्यू प्लांट निकलने लगता है। धीरे धीरे न्यू स्टेम बनती है, धीरे धीरे न्यू लीव्स बनती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। ठीक है, लास्ट है ब्रायोफिलम वाला। लीफ मार्जिन पर बर्ड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जिनपे छोटे छोटे ये बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे ये बर्ड्स होते हैं। और ये बर्ड्स क्या करते हैं? प्लांटलेट्स का काम करते हैं। इधर से इनकी क्या निकलने लगती है? अंडरग्राउंड रूट निकलने लगती है। इन्हीं बर्ड को अगर निकाल कर रख दिया जाए, इसको ही अगर मैं ग्रो कर दूं सॉइल के अंदर, तो आप देखोगे धीरे धीरे ये एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये तभी हो सकता है जिसकी लीफ पर बर्ड प्रेजेंट हो। तो इसीलिए एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम लीफ। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स की। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। मैंने अभी आपको समझाया था कटिंग वाला। ठीक है, लेयरिंग में बहुत आसान है। हमने क्या करते हैं, एक जो स्टेम है ना, इसको बेंड करा देते हैं और छोटा सा
सॉइल में मर्ज कर देते हैं। थोड़ा सा इसका एंड जो होता है उसे ऊपर रहने देते हैं। धीरे धीरे देखते हैं ये पौधा बड़ा होकर एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है। ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक स्टेम में जो खराब हो गई है, एक जो रूट है, स्टेम ही खराब हो गया ऐसा मान लेते, चलो स्टेम खराब हो गई है, उसकी रूट बढ़िया है तो उसको स्लैंट हाइट से कट करेंगे, स्टॉक करेंगे, फिर दूसरा कोई स्टेम इंसर्ट कर देंगे, उसे शॉन कहेंगे, और इस तरीके से पौधे को यहाँ पर टाई कर देंगे ताकि इनके जो जाइलम और वेसल्स है ना ये भर जाए, है ना। जब ये भर जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा पौधा ग्रो कर जाएगा। इस तरीके से कहते हैं इसे ग्राफ्टिंग। ठीक है, चलिए तो देख लो पहले कटिंग। अ पीस ऑफ स्टेम और ब्रांच इज कट एंड प्लांटेड रोज एंड शुगर केन। होता है ना पौधे को छाट रहे हैं हम, ऐसे सुना होगा, कटिंग करते रहना चाहिए और अच्छे से ग्रो करता है। तो उसी कटिंग में से आपने निकाला एक हिस्सा जिसमें थोड़ी बड भी थी और लीफ भी थी, इसको यहाँ से कट कर दिया और कट करके इसे फिर से लगा दिया, तो धीरे धीरे इसमें क्या आने लगेंगी, रूट भी आने लगेगी और धीरे धीरे ये एक न्यू पौधा कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो पीस ऑफ स्टेम और ब्रांच को कट करो एंड प्लांटेड कर दो, रोज और शुगर केन में ग्रो कर जाएगा। अब ब्रांच इज बेंट कवर्ड विद सॉइल। ब्रांच को लो, कई सारी ब्रांच निकली हुई है ना, ये देखो ये बना दिया ना, एक इधर बना दिया, और इसको भी हमने ले लिया। इस ब्रांच को मैंने क्या करा दिया, बेंट करा दिया। ठीक है, बेंट कराने के बाद कवर कर दिया विद सॉइल, बेंट करा, मोड़ा और सॉइल को ढक दिया एंड अलाउड टू रूट। थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कवर्ड विद सॉइल एंड स्लाइटली ओपन इन द एयर। कौन स्टेम, स्लाइटली स्टेम ओपन इन द एयर एंड अलाउड टू रूट। अब क्या करो, अलाउ रहने दो ताकि इस पे क्या आने लगे, रूट आने लगे। जैसी रूट आने लगेगी ये खुद से पौधा अपना पूरा ग्रो कर जाएगा। जहां से हमने इसे बेंड किया था वहीं से इसे कट कर देंगे। जैस्मिन, ग्रेप वाइन और स्ट्रॉबेरी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आसान है बहुत। अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग। अ स्टेम जिसे शॉन कहते हैं ऑफ वन प्लांट इज जॉइंटेड टू द रूटेड स्टेम। रूटेड स्टेम, ये रहा रूट है ना, रूटेड जो जमीन में गड़ा हुआ उसी स्टेम से कट करते हैं, उसे स्टॉक कहते हैं। ऑफ अनदर, इसे क्या कर दिया था, बाइंड कर दिया था, टाई कर दिया था, जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल मैंगो और एप्पल है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। देखो एक पौधा कट है और एक पौधा और है, इसको अटैच कर दिया। ठीक है, बीच में अब बांध दिया इनको कस के, धीरे धीरे इनके जाइलम एंड फ्लोएम बन जाएंगे, कट, फिर धीरे धीरे आगे पौधा ग्रो कर जाएगा। कटिंग में हमने एक हिस्सा कट किया, धीरे धीरे हमने इसमें हार्मोन्स वगैरह यूज कर लिए, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए, धीरे धीरे इसमें रूट आ गई, पौधा बन गया। लेयरिंग में आप देखो एक पौधे को निकाल कर, ठीक है, तो इसी तरीके से हो जाता है। अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। ग्रोइंग अ प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल इन न्यूट्रिएंट मीडियम। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ टिश्यू कल्चर ऐसे हम फ्रीली एयर में नहीं कर सकते, इसे लैब में करना होता है। टिश्यू कल्चर किस में करते हैं, लैब में। लैब में ग्रो करते हैं, ग्रो का मतलब है कल्चर करना। और किससे करेंगे, बिल्कुल माइक्रो प्रोपोगेशन हो रहा है, जैसे आपने पढ़ा ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसका अनदर नेम हो गया माइक्रो प्रोपोगेशन। छोटी सी सेल से पूरा एक बड़ा पौधा बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे बात करते हैं। पहले तो अनदर नेम याद आ गया, मैं माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है आ गया। फिर हमने छोटी सी सेल ली, उसे मीडियम में रखा, मीडियम में रखने के बाद देखते हैं धीरे धीरे वो ग्रो होता है, ग्रो होता जाता है, ग्रो होता जाता है। फिर क्या करेंगे, उसे फिर से बड़ा पौधा बनाने के लिए सॉइल में लगा देंगे। ठीक है, तो देखो ग्रोइंग अ प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, जिसे कल्चर मीडियम भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है न्यूट्रिएंट मीडियम का अनदर नेम क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम को हम और क्या कह सकते हैं, तो न्यूट्रिएंट मीडियम को हम कहते हैं कल्चर मीडियम। किससे बनाया जाता है, अगर अगर जेली से, बता रही हूँ मैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन ना, क्वेश्चन आया है। किससे बनाया जाता है, अगर अगर जेली से। अगर अगर जेली, अगर अगर जेली क्या होती है, ये अगर अगर जेली एल्गी से ऑब्टेन की जाती है, एल्गी से बनाई जाती है। अब इस अगर अगर जेली में हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ग्लूकोज वगैरह ऐड करते हैं, और ऐड क्या करते हैं, हॉर्मोन्स ऐड करते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स।
हॉर्मोन्स, ठीक है। कौन से मिली? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और प्लांट ग्रोथ हार्मोन, पीजीएच, ठीक है। इन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसे जब न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, न्यूट्रिएंट मतलब ग्लूकोज में लिख दिया है, न्यूट्रिएंट्स और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उन्हें जरूरत होती है आगे ग्रो करने के लिए, हार्मोन्स ऐड कर दिए ताकि प्लांट की आगे ग्रोथ हो पाए, इसको ऐड कर दिया जाता है, इसी को कहते हैं कल्चर मीडियम। अब इस मीडियम में जब इसे फूड मिलता रहेगा, ग्रोथ हार्मोन मिलते रहेंगे, तो उसे क्या दिक्कत होगी ग्रो होने में? कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ग्रो होता रहेगा। तो बस ऐसे ही कुछ होने वाला है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, जिसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। क्लियर हो गया? तो मेन प्लांट है, इससे छोटी छोटी लीफ लेकर आ गए, छोटे छोटे पार्ट इसे आइसोलेट कर लिए, उसको सेल कल्चर मीडियम में हमने रख दिया, आइसोलेट कर लिया उसे सेल कल्चर में हमने रख दिया। फिर धीरे धीरे देखते हैं रूट और स्टेम डेवलप होने लगती है इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, उसे वैसे एनवायरनमेंट देते हैं, वैसे ही सनलाइट वगैरह देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वैसे ही न्यूट्रिएंट्स देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक पौधे को निकाला और उसे प्लांटेड कर दिया, कई सारे न्यू प्लांट्स हमने बना लिए, ठीक है। अब ये बेनिफिटेड क्यों होता है? क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इससे, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्यों यूज करते हैं? तो यहाँ पे ना स्पेस कम लगता है, स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होती है? लेस, ठीक है। डिसीज फ्री बना सकते हैं, डिसीज फ्री, मान लीजिए किसी प्लांट में कोई डिसीज है ना, तो हम सोचेंगे हमारे पौधे में भी आ जाएगी, पर हम इसका एपिकल पार्ट लेंगे जो न्यूली पार्ट है, उसको ग्रो कराएंगे, उसको कल्चर कराएंगे, उससे नया पौधा बनेगा, तो ये डिसीज फ्री प्लांट भी मिल जाएंगे इससे, ठीक है। सबसे बात तो बड़ी बात क्या है? स्पेस कम लगता है, डिसीज फ्री प्लांट मिल जाते हैं इन कम स्पेस, इन लेस स्पेस। Thousands of plants are grow या कैन ग्रो, लिख लो, आसानी से आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स आप आराम से ग्रो कर सकते हो। तो आपने कम स्पेस ले लिया, डिसीज फ्री भी बना लिया, और थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स आपने छोटे से एरिया में ग्रो कर लिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए। आप एक चीज देखिए, सॉरी, छोटा सा पीस लिया था आपने, उसे ग्रो करा दिया, रूट स्टेम सारी चीजें डेवलप हो गई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर, पौधे को हमने ग्रो कराया। तो यहाँ पे आप सोचो ना, हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ा ना पेस्टिसाइड्स का, से हमें किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, और हेल्दी पौधा यहाँ पर ग्रो हो जा रहा है, ठीक है। ये भी चीज हमारे लिए कॉमन है, इजी ग्रो हो जाते हैं, किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, सीजन बाउंड्रीज नहीं है, टू ग्रो इन एनी सीजन, ठीक है। किसी भी सीजन में हम इसे ग्रो कर लेंगे। अब हमें ये नहीं देखना कि सर्दियां आएंगी तभी इस प्लांट को ग्रो किया जाए, या गर्मियां आएंगी या बरसात आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसे उसी हिसाब से आर्टिफिशियल मीडियम मिलता रहता है और पौधे इसमें ग्रो होते रहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लेंगे टिश्यू कल्चर के क्या क्या बेनिफिट्स है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ठीक है, मुझे एक स्लाइड यहाँ पे लेनी पड़ेगी, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, जल्दी जल्दी हम समझते हैं, बहुत आसान है। ये है पेटल्स, ये है एंड्रोशियम, और यहाँ पर है ये गाइनोशियम। अभी मैं रफली बना देती हूँ बस समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये कैलिक्स होता है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर पैटल्स की, पैटल्स, चलो सेपल्स की बात कर लेते हैं, सेपल्स पैटल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? तो मैं आपको थोड़ा कलर से चेंज करके दिखा देती हूँ। ये होते हैं सेपल्स जो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। इनका कंबाइंड होल्ड को हम कहते हैं कैलिक्स। अगर इस तरीके से होगा पूरा तो उसे क्या बोलूंगी मैं? कैलिक्स। अगर एक एक इसकी लीफ को देखा जाए, गिना जाए, तो उसे मैं बोलूंगी सैपल्स। तो पूरे कंप्लीट होल्ड को क्या बोल रहे हैं? कैलिक्स। और एक एक को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सैपल्स। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब बात करते हैं पेटल्स की। तो पेटल्स अगर हमने, चलो रेड कलर से कर लेते हैं। ये जो रेड कलर के पेटल्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, अगर मैं एक एक को गिनती हूँ, मैंने बोला 5 है, 1 2 3, और एक हमारा 4,
और ये 5 पीछे वाला है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं एक एक को गिन रही हूँ तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। पेटल्स क्या है, 1 2 3 4 5, ये पेटल्स हो गए। अगर मैं पूरे फ्लावर को गिन रही हूँ, अगर मैं पूरे फ्लावर को गिन रही हूँ, पूरे होल को गिन रही हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, कोरोला। क्या हो जाएगा, कोरोला, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एंड्रोशियम क्या होता, वो पेटल्स क्या होते हैं और सेपल्स क्या होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सुंदर सा बना ही देते हैं। ठीक है, चलिए बन गया हमारा प्यारा सा फ्लावर। अब बात करते हैं यहाँ पर एंड्रोशियम क्या है ना, गाइनोशियम क्या है। जो एंड्रोशियम होता है उसे हम स्टेमन भी कहते हैं, ठीक है। जो गाइनोशियम होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और ये होता है फीमेल। मेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और फीमेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। गाइनोशियम को हम पेस्टिल भी कहते हैं, सही बात है। एंड्रोशियम स्टेमन हो गया, गाइनोशियम पेस्टिल हो गया, अनदर नेम। अगर मैं एंड्रोशियम गाइनोशियम का डायग्राम बनाती हूँ तो कुछ इस तरीके से होता है गाइनोशियम। जो आपको ये दिख रहा है इसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं क्या, ओवरी। तो इन तीन चीजों से मिलकर ये गाइनोशियम बना होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम में होती हैं दो चीजें, जैसे एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, कभी कभी इसको हम बीच वाले को भी बोल देते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव, ठीक है। एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। तो एंड्रोशियम समझ आ गया, गाइनोशियम समझ आ गया, कैलिक्स समझ आ गया, कोरोला समझ आ गया। कैलिक्स को हम सेपिस और कोरोला को पेटल्स भी बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एक पूरा फ्लावर बन जाता है। अब इस हिस्से को हम थैलेमस कहते हैं। एक सेकंड, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है जिससे सारी चीजें अटैच है, इसे हम थैलेमस कहते हैं। THALAMUS, थैलेमस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी याद रखना स्टेमिन और एंड्रोशियम एक ही चीज है, स्टेमिन का अनदर नेम या एंड्रोशियम का अनदर नेम। गाइनोशियम को पेस्टिल और पेस्टिल को गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। साइन आपको बता दिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चीज और बता देती हूँ मैं, एक और नेम आता है गाइनोशियम का, बता देते हैं, कार्पल। पेस्टिल भी कहते हैं और कार्पल भी कहते हैं, और ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर आपको बता दिया था मैंने, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पहले ही पढ़ लिया हमने जल्दी से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, ये फ्लावर है, ये बर्ड स्टेज में है,
तो आपने देखा होगा इस पर इस तरीके से लेयर लगी होती है। ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, जो बर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है, ये क्या है? कैलिक्स है। पेटल्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट पार्ट होते हैं पॉलिनेटर्स के लिए, जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो इनको देखकर अट्रैक्ट हो और ताकि इनके पास आए और पॉलन ग्रेन दूसरे के पास पहुंच जाए। इस तरीके से पॉलिनेशन कराते हैं। एंड्रोशियम बताया था मेल पार्ट होता है, स्टेमन कहते हैं। फीमेल पार्ट को कार्पेल या फिर पिस्टल कहा जाता है। इसमें अगर एंड्रोशियम की बात करते हैं तो ईच स्टेमन हैज अ फिलामेंट एंड एंथर। देख लो, अभी बनाया था हमने फिलामेंट और एंथर। कनेक्टिव कभी कभी के लिए होता है तो मैंने लिख दिया, आपको बता दिया। गाइनोशियम की बात करते हैं तो फीमेल पार्ट कार्पल, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी विद ओव्यूल्स। अब ओवरी जो होती है, स्टिग्मा स्टाइल तो आपने देख ही लिया। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लो ये वाला डायग्राम भी। एंथर, स्टिग्मा, पेटल, स्टाइल, ओवरी, और बीच में क्या है? ओव्यूल है। इसमें ये वाला पार्ट अगर हम बोल रहे हैं एंथर है, तो ये वाला पार्ट क्या? फिलामेंट है। ये सेपल है, इसे रिसेप्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलकर क्या बनाते हैं? कार्पल, जिसे पिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन की बात करते हैं तो पॉलिनेशन बहुत आसान है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, है ना? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो ये हो जाता है पॉलन ग्रेन, या मतलब पॉलिनेशन की डेफिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। फिर एक ले लेते हैं, एक बनाते हैं फ्लावर इधर और एक बनाते हैं इधर। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रही हूँ मैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर समझते हैं ना, जिस पर मेल और फीमेल दोनों, उसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बन गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इस पे बस अब रह गए हैं स्टेमन बनाना। ठीक है, अब ध्यान से देखना है हमें, क्या पता करना है हमें ध्यान से? ध्यान से हमें ये देखना है कि अगर इसी का पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर जाता है तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मान लीजिए इसका पॉलन ग्रेन इस पर आता है, अगर इसका पॉलन ग्रेन इस वाले स्टिग्मा पर आता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, है ना? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर पर अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अनदर फ्लावर हो जाएगा तो बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। कितना आसान है। पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर और सेम प्लांट। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर बाय विंड, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, तो देख लो इधर से इधर जा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल है ये, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम पर जाता है तो उसे बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। ऑलरेडी गिवन। ठीक है, समझ आया? आसान है बहुत। अब आपको पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन को पहुंचाते हैं एजेंट। वो एजेंट कौन से होते हैं? एजेंट होती है विंड, होती है वाटर, होता है इंसेक्ट्स, होते हैं बर्ड्स, होते हैं। ठीक है, ये एजेंट के थ्रू ही पॉलन ग्रेन क्या पर सॉरी ये पॉलन ग्रेन पहुंच पाएंगे दूसरे फ्लावर पर। तो इन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटर। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर। विदाउट एजेंट, अगर ये एजेंट ही नहीं होंगे तो पॉलिनेशन होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो बहुत लाइट वेट होते हैं, इसलिए विंड से उड़ जाते हैं। सारी ग्रास फैमिली किसके थ्रू पॉलिनेशन कराती है?
विंड के थ्रू। जितने भी आप अनाज खाते हैं ना, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ठीक है, ओट्स वगैरह जो भी है, ये सब विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। वाटर में रहने वाले प्लांट्स वाटर में होते हैं। इंसेक्ट से होने वाले प्लांट्स सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मोर अट्रैक्टिव। बर्ड से पॉलिनेट होने वाले प्लांट्स जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपको हिंट दे दिए। चलिए एक चीज और आपको मैं बता देती हूँ, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्ड, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब है बोथ द सेक्स प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। बोथ द सेक्स प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। ठीक है, हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हिबिस्कस। और क्या लिखना चाहेंगे? और लिख लो मस्टर्ड। हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हिबिस्कस को चाइना रोज भी कहते हैं। ठीक है, और जो सिंगल होते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, जिसके पास ओनली मेल या फिर ओनली फीमेल प्रेजेंट होगा। अब आ गई बात फर्टिलाइजेशन की। तो पहली बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो क्या है? ध्यान से सुनो। आपके घर में कोई मेहमान आया और आप उसे जानते नहीं है, तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, और जब आप दरवाजा नहीं खोलेंगे इसका मतलब वो इंसान अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, वैसे ही जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड होते हैं, है ना, स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, तो क्या होता है? अब स्टिग्मा अगर अलाउ ना करे, वो कहेगा मैं तो भाई नहीं जानता, तुम्हारे केमिकल को मैं पहचान नहीं पाया, तो ये कभी भी पोलन ट्यूब रिलीज नहीं होगी। अगर मान लीजिए इसके केमिकल को ये पहचान गया कि नहीं नहीं ये तो मेरा वाला पोलन ग्रेन है, इसको तो एंट्री दे देनी चाहिए, तो स्टिग्मा पर एक पोर होगा, जहां से पोलन ट्यूब पास हो जाएगी, इधर से रिलीज हुई, पोलन ग्रेन ने रिलीज की और पोलन ट्यूब पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई पोलन ट्यूब? बिल्कुल सही, गैमीट्स या फिर फीमेल गैमीट्स के पास। ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ से क्या रिलीज करेगी? इसके पास जो दो न्यूक्लियाई आ रहे थे वो इधर पहुंच जाएंगे। समझ आ गया? अब क्या होगा? जैसे ये पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट फॉर्म होगा। राइट, तो पोलन ग्रेन्स की बात करें तो लैंड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर आते हैं, डोमिनेट करते हैं एंड फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब। देखो पोलन ट्यूब ग्रो करते हैं डाउन द स्टाइल टू द ओवरी। ये स्टाइल ही है जो इसे पहुंचा रही है कहां तक? ओवरी तक। क्लियर है? पहली बात हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं, मैं पोलन ग्रेन्स की एक चीज और एक खासियत बताती हूँ। पोलन ग्रेन पर दो मेम्ब्रेन होती है, एक को बोलते हैं एक्साइन और एक को बोलते हैं एंटाइन। कुछ इस तरीके से होती है ये। ठीक है, ये जो एक्साइन है ये बहुत हार्ड होती है, ये इसे बचाकर रखती है। किस चीज से बचाकर रखती है? बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन मीडियम हो, हर एक मीडियम के अंदर ये पोलन ग्रेन सही रहेगा। कैसे सही रहेगा? इसी एक्साइन की वजह से। जो एक्साइन है वो बहुत हार्ड कवरिंग होती है जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। वैसे तो आपके एनसीईआरटी में नहीं आएगा, मतलब गिवन नहीं है तो एग्जाम में भी नहीं आएगा, बट मैंने आपको जो समझा दिया। स्पोरोपोलिन की बनी होती है, बहुत हार्ड कवरिंग होती है, जो प्रिवेंट करती है एक हार्श कंडीशन में भी ऐसे सर्वाइव करती है। ठीक है, सर्वाइव रखती है। अब बात हो गई, तो हमें ये समझ आ गया है पोलन ग्रेन लैंड होगा स्टिग्मा पर, जर्मिनेट करेगा, तो पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब स्टाइल से होते होते जाएगी, कहाँ जाएगी? ओवरी के पास जाएगी। द मेल टू मेल गैमेट्स ट्रेवल थ्रू द पोलन ट्यूब। मैंने आपको बताया था कितने मेल गैमेट्स बना यहाँ पर? टू मेल गैमेट्स ट्रेवल थ्रू द पोलन ट्यूब, वन फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। अब होता क्या है ना, अगर मैं फीमेल का जो ओवरी वाला और एग वाला स्ट्रक्चर, ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर अगर मैं बनाती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये एग सेल होती है, 3 सेल्स इधर होती है, और 3 इधर होती है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर होगा। चलिए ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला? एक मेल गैमीट आया,
और वो इसके साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइज करके जायगोट बनाएगा, ठीक है। फिर दूसरा कहाँ जाएगा, द अदर फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म, यानी डबल फर्टिलाइजेशन। पहले ध्यान से सुनो, आप लोगों को सबको यही लग रहा होगा कि यही वाला क्या है, एग है। बिल्कुल गलत हो गया, एग है ये वाला, और ये है यहाँ पर टू पोलर न्यूक्लियाई। इसी को हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बीच में ये दो दिख रहे हैं ना आपको, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये, पोलर न्यूक्लियाई। गलती से भी एग यहां मत बता देना एग्जाम में, आपको पहले ही बता दिया है, दो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे। सब लोग यही गलती करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के बताया आपको कि एग, आपको ये लगा होगा फ्यूज हो गया, जायगोट बन गया, नहीं। पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, और इधर हमारी है एग सेल, और ये एग न्यूक्लियस एक इसके पास जाकर फर्टिलाइज होकर बनाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ कलर दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। हमारे पास आया भाई पोलन ट्यूब, इधर पोलन ट्यूब आ गई, और पोलन ट्यूब में बैठकर आए दो पोलर न्यूक्लिया, पोलन ट्यूब में बैठकर आए दो पोलर न्यूक्लिया। चलो इसी को बना देते हैं, ठीक है। एक जाएगा किसके पास, एग के पास, और एक जाएगा किसके पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास। क्लियर हो गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। वन फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जायगोट, एक एग के साथ, ये वाला एग के साथ बनाएगा क्या, जायगोट। एंड द अदर फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म, और ये बनाएगा क्या, एंडोस्पर्म। जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ एग, सॉरी, पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमीट फ्यूज करता है, मेल गैमीट फ्यूज करता है, तो बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, जब एग, जब यहाँ पे ना वो चल रहा होता है, डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो ये एंडोस्पर्म ही है जो इसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब एग के साथ मेल गैमीट फ्यूज करता है तो बनता है जायगोट। जायगोट में डिवीजन होंगे, धीरे धीरे क्या बनेगा, प्लांट, वो सीड वही फॉर्मेशन होगा, फिर धीरे धीरे उसी से प्लांट बनते हैं, ऐसे होता है ना सीड बनना। तो जायगोट इस वाले से सीड बनेगा, इससे न्यूट्रिशन मिलेगा। समझ आ गया, जब तक जैसे आपने सुना ना फीमेल बॉडी में प्लेसेंटा होता है, जो मदर के जो बेबी वॉर्म में क्या हो रहा होता है, कंटिन्यू ग्रो हो रहा होता है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वैसे ही प्लांट का प्लेसेंटा एंडोस्पर्म, समझ लो एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किसको प्रोवाइड करेगा, अभी इसी जायगोट को। एग प्लस मेल गैमेट बनेंगे, क्या बनाएंगे, जायगोट, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आपको, पहले ही शुरुआत में समझा दिया था। यहाँ से कौन, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो ट्रेवल करके यहाँ पहुंचे हैं, देखो ये रहे दो पोलर न्यूक्लियाई थे जो यहाँ पहुंच गए। एक जाएगा एग के पास, एक जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। जो एग के पास जाएगा वो जायगोट बनाएगा, जो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा वो एंडोस्पर्म बनाएगा। क्लियर है, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, मेल जर्म सेल, पोलन ट्यूब। अब इनमें भी कंपटीशन होता है। मैंने आपको क्या बोला, अगर वो अपने केमिकल को फाइंड कर लेगा तो उसे जाने देगा, इसको जाने दिया, पोलन ट्यूब रिलीज हुई, दो मेल न्यूक्लियाई, एक हमारा ये रहा फीमेल जर्म सेल एग, ठीक है, और दूसरा हमारा ये रहा पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा, अब ये वाला जो आप देख रहे हो ना वॉल, ये वाला जो वॉल देख रहे हो इसे ओवरी कहते हैं, और जो अंदर मैंने आपको भी बना के दिखाया ये वाला डायग्राम, ठीक है, इसे ओव्यूल कहते हैं। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओवरी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। और जो ओव्यूल था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है सीड में। इसी तरीके से फ्रूट फॉर्म होते हैं। अब उन सीड को जर्मिनेट कराया जाएगा तो बनेगा न्यू पौधा। इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, तो अभी आपको पता है जायगोट था, जायगोट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अभी एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा ओव्यूल, फिर उसकी बात करते हैं सीड, फिर ओवरी, फ्रूट। अभी जस्ट मैंने बताया ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड, और ओवरी, फ्रूट। तो सीड और फ्रूट वाली बात हो गई। अब बात होती है जायगोट की। एम्ब्रियो क्या होते हैं, तो जब टू कॉटलिडन्स होते हैं ना, इनको तोड़ा जाता है, ठीक है, इनको तोड़ा जाता है।
तो आप देखते हो उनको तोड़ने पर इस तरीके से हिस्सा दिखाई देता है आपको, एक इधर और एक ऐसे, है ना। यही एम्ब्रियो, जिससे क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा। एक कॉटिलिडन्स है जिससे एक पौधा ग्रो करता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, एक एम्ब्रियो वाला समझ आ गया, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में ओवरी बन जाएगी फ्रूट में। जायगोट ने क्या, जो एग सेल थी ना, उसने क्या बनाया, एट लास्ट एम्ब्रियो। ओव्यूल ने क्या बनाया, सीड, और ओवरी ने क्या बनाया, फ्रूट। ये 3 क्वेश्चन और आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। सीड कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड, बताया था सीड में क्या एम्ब्रियो है और जो एंडोस्पर्म है वो स्टोर फूड है। फ्रूट प्रोटेक्ट्स एंड हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, फ्रूट क्या कर रहा है, फ्रूट प्रोटेक्ट करता है सीड को, कवरिंग है ना बेचारे की, ठीक है। और जैसे ही अगर आप फ्रूट उठाएंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, तो फ्रूट फटते हैं और उनमें से सीड डिस्पर्सल होता है और नेचुरली प्लांट्स अपने आप से ग्रो होते हैं। आपने अगर सीड को नहीं बोया है ना, तो फॉरेस्ट में अपने आप ही सीड ग्रो हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, इसी फ्रूट डिस्पर्सल से। फ्रूट फटता है, सीड आते हैं, सीड जर्मिनेट होते हैं और वैसे पौधे ग्रो होते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, समझ आ गया। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो, और इनके पास क्या था, स्टोर्ड फूड था। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता तब तक उसे खाना मिल रहा है। आपके घर में रखे चने छोले, सबके पास खाना है, सबके पास स्टोर्ड फूड है, उन सबके पास एम्ब्रियो है, ठीक है। अगर आप देखते हो उसमें स्प्राउट बन रहा है तो जिंदा है, उसमें एम्ब्रियो है, उस प्लांट, उससे हम प्लांट बना सकते हैं अगर उसे जर्मिनेट करा दिया जाए। आपने जर्मिनेट कराया, स्प्राउटिंग कराई पहले, फिर उसको आपने किस में रख दिया, सॉइल में रख दिया। जैसे टेम्परेचर मिलेगा, सनलाइट होगी, धीरे धीरे वो पौधा बनने लगेगा। तो इसी तरीके से, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या था, एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड, ठीक है। ये बात समझ आ गई। सीड क्या है बता दी मैंने, ओव्यूल जो कन्वर्ट हुआ था वो सीड है, और ओवरी क्या है, फ्रूट। चलिए, फ्रूट का डिस्पर्सल हुआ, उसी से जो एम्ब्रियो था वो बाहर निकला, किसके फॉर्म में, सीड के फॉर्म में। सीड के अंदर छुपा है एम्ब्रियो, ठीक है। तब तक जिंदा है जब तक उसके पास स्टोर्ड फूड है, जब तक उसके पास स्टोर्ड फूड है तब तक वो जिंदा है। बट इतना हो गया कि उसकी मेटाबॉलिक रेट कैसी हो गई है, स्लो हो गई है। मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गई है, रेस्पिरेशन वगैरह चल रहा है पर बहुत कम, स्लो हो गई। डोरमेंट स्टेज में है सीड। सीड कौन सी स्टेज में, डोरमेंट, सोया हुआ है। आप उसे जगाओगे तो वो जग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना, इंसेक्ट्स खा जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, वो कभी स्प्राउटिंग नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि वो जर्मिनेट नहीं हो सकते। उनका जो एम्ब्रियो था वो खत्म हो चुका है और उनका जो स्टोर्ड फूड था वो भी खत्म हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो अब देख लो जल्दी से, धीरे धीरे इसमें डिवीजन हुए, ये हमने बात की थी, और धीरे धीरे देखो, एम्ब्रियो है, सीड बन रहा है, ये फ्रूट बन रहा है, फ्रूट में से क्या निकला, सीड निकला, सीड में से देखो पौधा निकला, सीडलिंग्स बन गई और ये रूट्स ग्रो हो गई, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं तो इसमें 2 चीजों में डिवाइड किया गया है, एक मेल और फीमेल, ठीक है। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं, फिर उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बहुत आसान है, जल्दी देख लेते हैं एक बार। सॉरी, चलो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट में अभी क्या हो रहा है ना, एग्जाम में ना आपको बनाने के लिए नहीं आता है, आपको ना लेबलिंग के लिए आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर, इससे आ रहे हैं यूरेटर, इससे आ रहे हैं ये यूरेटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हो कि जो टेस्टीज है, यहाँ से आ रही है कुछ इस तरीके से लेयर्स, ठीक है। और ये यूरेटर और यूरेथ्रा सब मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर, देखो ये यूरेटर है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मेल का जो स्पर्म है और जो यूरिन है वो एक ही जगह से पास होता है, ठीक है। कहाँ से पास होता है, यूरेथ्रा से। बताया था ये सारे देखो किस में मिल जाएंगे, यूरेथ्रा में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, यूरेथ्रा। तो कॉमन पासवे स्पर्म का और यूरिन का, ठीक है। अब क्या आता है, वास्ट डिफरेंस। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा भाई वास्ट डिफरेंस कहाँ है, तो ये जो घूम कर आई है ना, इसी वाले को हम क्या कहते हैं, वास्ट डिफरेंस कहते हैं। तो हमें आ गया यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, हमें आ गया यूरेटर क्या होता है, हमें आ गया वास्ट डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखते हो कुछ इस तरीके से लेयर होती है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली, इन्हीं को हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये वाले जो आपको दिख रहा है ना येलो वाला, इसे हम बोलते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल। इसी के जस्ट नीचे आप छोटा सा भी देखो इस तरीके से बना हुआ है, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट। उसके बाद छोटा सा होता है, इसे बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। समझ आया, दोबारा देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। पहला तो हो गया यूरेटर,
यूरेटर आ गया, बीच में आपको बता दी यूरेथ्रा है, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिस है, यहाँ से आ रही है क्या, वास डिफरेंस। इधर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और छोटी सी यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल है। अगर बल्बो यूरेथ्रल याद होगी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो आप। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है पेनिस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरेथ्रा पता चल गई है, टेस्टिस पता चल गया, ये वाले पता चल गए। अब बात करते हैं यहाँ पर एपिडिडिमिस, वास डिफरेंशिया, रेडिडेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इतना आपकी में ज्यादा डिटेल में आता नहीं है 10th में, पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसके दिख रहे हैं ना यहाँ पर अंदर, तो उसे एपिडिडिमिस कहते हैं। उसके बाद इनको बोलते हैं वास डिफरेंशिया, उसके बाद रेडिडेस्टिस, उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्स। ये आपको पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या याद रख सकते हैं, एपिडिडिमिस, फिर उसके बाद वास डिफरेंस, यूरेटर, ठीक है, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, पेनिस, और बीच वाला यूरेथ्रा, एंड यहाँ पर होती है एक फोरस्किन, बस। और इसको हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। इसके अलावा आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या होती है, टेस्टिस, जो क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। पहले एक बार यहाँ पढ़ देते हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच अ मेल गैमेट फ्यूज विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट व्हिच डेवलप इनटू अ न्यू बेबी। आप जानते हैं, इनसाइड द मदर्स यूट्रस humans have separate male and female reproductive system that produce gametes and help in fertilization and development of the baby। ह्यूमन के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग गैमीट्स होते हैं, जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो डेवलपमेंट होता है किसका, बेबी का। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ाना है टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या होता है बेटा, स्पर्म प्रोड्यूस करती है और हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लड़कों में आते हैं, मुस्टैच, बियर्ड, है ना, ये सारे किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जो कहाँ जनरेट होता है, टेस्टिस में होता है। फिर आता है एपिडिडिमिस, स्टोर एंड मैन्युफैक्चर स्पर्म्स, यही है जो स्टोर और मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, एपिडिडिमिस। तो पहला आ गया टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर कौन है, एपिडिडिमिस है, जो क्या कर रही है, स्टोर भी कर रही है और मैच्योर भी कर रही है, किसको, स्पर्म्स को। वास डिफरेंस, कैरी स्पर्म एंड एपिडिडिमिस टू यूरेथ्रा। देखो वास डिफरेंस एक आपको लेयर दिख रही है, ये क्या करती है, कैरी करती है स्पर्म को, ठीक है, कहां पहुंचाती है, फ्रॉम एपिडिडिमिस टू यूरेथ्रा, एपिडिडिमिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाने में मदद करती है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया एपिडिडिमिस में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, स्पर्म बन रहा है और स्पर्म मैच्योर हो रहा है। दूसरा आया वास डिफरेंस, ये रहा वास डिफरेंस, ये जो नली जा रही है ना यहाँ से, ये क्या करती है, यूरेथ्रा तक, एपिडिडिमिस से लेकर यूरेथ्रा तक पास कराती है। फिर है एक्सेसरी ग्लैंड, जिसमें आपको प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल बताया था, एड फ्लूइड टू फॉर्म सेमेन, स्पर्म के अंदर ये ऐड करते हैं एक फ्लूइड जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसे हम कंबाइन करके बोलते हैं सेमेन। तो सेमेन क्या है, स्पर्म प्लस फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, जो कहां से आ रहा है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा है, जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इज इक्वल टू सेमेन। क्या बोलेंगे उसे, सेमेन बोलेंगे। डिलीवर स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, पेनिस क्या करती है, पेनिस वो जरिया है जिसके थ्रू वजाइना में स्पर्म पहुंचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपको मैंने क्या बताया, वास डिफरेंस याद रखना है, एपिडिडिमिस याद रखना है, यूरेथ्रा याद रखना है ना, यूरेटर याद रखना है, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एपिडिडिमिस क्या कर रहा है, स्टोर एंड, यहां पर लिख देती हूँ वैसे डायग्राम से याद रहेगा आपको, स्टोर एंड मैच्योर स्पर्म, स्टोर्स एंड मैच्योर स्पर्म। कौन कर रहा है, एपिडिडिमिस कर रही है। वास डिफरेंस क्या कर रहा है, कलेक्ट करता है, कैरी करता है स्पर्म को, कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडिमिस कहा, टू यूरेथ्रा, कहा ले जाएगा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कॉमन पासेज है फॉर यूरिन एंड स्पर्म, बता दिया था मैंने आपको, कॉमन पासेज लिख देती हूँ, कॉमन पासेज, ठीक है।
सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट मिलकर क्या कर रही है, ऐड कर रही है फ्लूइड, ये दोनों मिलकर क्या करती है, ऐड फ्लूइड टू फॉर्म सेमेन, टू फॉर्म सेमेन। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। पेनिस आपको बता दिया टू डिलीवर, पेनिस क्या करती है, डिलीवर करती है, टू डिलीवर स्पर्म इनटू द वजाइना, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब इनटू वजाइना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूस, ओवरी जो होती है प्रोड्यूस करती है ओवा और एग, एग प्रोड्यूस करती है ओवरी, ठीक है। एंड फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओवरी एक काम और करती है, ग्रोथ, जो आपको पता है ना, जैसे आपको बताया था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कर रहा था, वैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलकर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, ठीक है। ओविडक्ट जिन्हें फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। डायग्राम बहुत आसान है, अगर बनाने को भी आ जाता है तो बहुत आसान है, मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। ये सर्वेक्स है, ये यूट्रस है, ये वजाइना है। कई बार लेबलिंग करने के लिए आता है, आजकल नहीं आते, बट मैंने फिर भी आपको सिखा दिया, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है ओवरी, 2 ओवरीज होती है फीमेल के पास। एग्स ऑलरेडी बच्चे की जन्म से ही बनकर आते हैं एग्स, ठीक है। एग बच्चे के जन्म से ही बनकर आते हैं, कोई न्यू एग नहीं बनता। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है इसका मतलब है मैच्योरिंग ऑफ एग स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनने लगते हैं तो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और ऐसे में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग का रिलीज होना। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, रिलीज एग फ्रॉम ओवरी, रिलीज एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी से एग रिलीज होने लगेगा। और ये कब होता है, एडोलेसेंस के टाइम में, ठीक है। जब एडोलेसेंस आता है, 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा आपने, ठीक है, समझ आ गया। 8, 9, 10 ये एज रहती है लड़कियों में, तभी ये स्टार्ट होने लगता है, क्योंकि एग तो बनकर आए हैं। क्या होगा इस टाइम में, मेच्योरिंग ऑफ एग होने लगेगा। क्या होगा, मेच्योरिंग ऑफ एग। एक सेकेंड, आपको डी लग रहा होगा, एडोलेसेंस, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, फैलोपियन ट्यूब समझ आ गया, इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। पेयर में देखो, पेयर में है, ओविडक्ट भी पेयर में है, फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, है ना, ओवरीज भी पेयर में है, ठीक है। और ये क्या है, यूट्रस। सर्विक्स एक ऐसा रीजन है जो कनेक्ट करता है वजाइना एंड यूट्रस को, तो वजाइना एंड यूट्रस के बिटवीन क्या है, सर्विक्स रीजन है, ठीक है। बाकी ये हो जाएगा क्या, वजाइना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यूट्रस वेयर एम्ब्रियो इम्प्लांट्स एंड डेवलप इनटू फिटस, यूट्रस वही हिस्सा है जहां पर एम्ब्रियो आया था, धीरे धीरे इसमें डिवीजन स्टार्ट हुए, धीरे धीरे एम्बेडेड हो गया इसके अंदर, ठीक है। और धीरे धीरे क्या बनाएगा, बेबी। बेबी तब नहीं बोलेंगे जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाएगा, ठीक है, वजाइना से के थ्रू डिलीवर नहीं हो जाता। अभी से अंदर है तो उसे क्या बोलेंगे, फिटस बोलते हैं। सर्विक्स एंड वजाइना क्या बोला जाता है बेटा, बर्थ कैनाल एंड एंट्री फॉर स्पर्म, यहां से ही स्पर्म जाएगा और ट्रेवल करते करते कहां पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे जायगोट बन रहा होगा और जायगोट में फर्दर डिवीजन होते जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर एम्ब्रियो बनने लगेगा, उसमें हाथ पैर धीरे बनने लगेंगे तो उसे फिटस कहने लगेंगे, फिर कंप्लीट बेबी वजाइना के थ्रू डिलीवर हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले देख लो, प्रोड्यूस एग एंड फीमेल हार्मोन कौन है, ओवरीज है। ओवरी ने देखो एग रिलीज किया, ओव्यूलेशन कराया, चलिए हम ना ये मान लेते हैं ये एग है, ठीक है। इधर आपको मैंने बताया था कि स्पर्म आता है, चलिए चलो, ये हो गया स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। इधर जायगोट था, जायगोट फॉर्म हो गया, थोड़ा आगे बना लेते हैं, इधर जायगोट फॉर्म हो गया, इसमें जायगोट में फर्दर डिवीजन हुए, धीरे धीरे एम्बेडेड हो गया, यूट्रस में इम्प्लांट हुआ, धीरे 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 ये बेबी बनने लग रहा है, मतलब फेटस बनने लग रहा है, इसके हाथ पैर बन रहे हैं। जब कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, वेजाइना के थ्रू पास आउट डिलीवर होगा, तो उसे हम बोलेंगे बेबी, ठीक है। तो हमें क्या समझ आ गया, ओवरी एग रिलीज करती है,
एग रिलीज करती है और हार्मोन रिलीज करती है। ओविडक्ट में क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर देखो फर्टिलाइजेशन हुआ था, क्या हो रहा है ओविडक्ट में, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। कैरी एग टू यूट्रस, साथ ही साथ एग यूट्रस तक लेके जाती है। वेयर एज एम्ब्रियो इम्प्लांट्स एंड डेवलप इनटू फिटस, यूट्रस वो जगह है जहां एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ था और फिटस डेवलप हो रहा है, हो गया भाई। सर्वाइक्स एंड वजाइना, बर्थ कैनाल है, बताया था मैंने, इसी के थ्रू डिलीवर होंगे, और स्पर्म ऑफ एंट्री भी इसी के थ्रू होती है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी वाला देख लो, ओवरी, एग रिलीज हुआ फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में, ये वाला ऐसा यूट्रस है, ठीक है। बाकी ये एंडोमेट्रियम लिनिंग है, आपको पता है ना, ये लिनिंग प्रोटेक्शन देती है, ये सर्विक्स है और ये वजाइन है। अगर मान लीजिए स्पर्म पहुंचा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एंडोमेट्रियम लिनिंग शेड ऑफ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। चलिए, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ ह्यूमन क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्पर्म में मियोसिस हुआ, मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई वाला स्पर्म है, जो भी मीटअप करेगा, एग तो कौन सा है, एक्स वाला ही है, ठीक है, एग कौन से होंगे, एक्स वाला ही है, जिससे मीटअप करेगा फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट बन जाएगा, धीरे धीरे माइटोसिस होता रहेगा, 46 पेयर, 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स वाला एक फिटस तैयार हो गया। समझ आ गया वाला, ये दिखा है ना स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स, 23 बता दिया मैंने आपको, ओवम 23 क्रोमोसोम, एग के पास 23 आ गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट 46 क्रोमोसोम्स टोटल बन गए, धीरे धीरे इसमें डिवीजन हुए, डिवीजन होते गए, मल्टीपल ऑफ सेल्स बनी, धीरे धीरे ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से किस में बदल गया, फिटस में बदल गया, ठीक है। चलिए, अब स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय मियोसिस, देखो गैमीट्स का फॉर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, मियोसिस होता है, ये जो स्पर्म बना है ये मियोसिस के जरिए बना है, और इस स्पर्म के पास ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, आधा हाफ, तो पहले 46 थे, 46 से क्या बने, 23 क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म बन गए बाय क्लिनिकल डिवीजन ऑफ मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के डिवीजन के बाद हुआ। ऐसे ही ओवम में होता है, ओवम में भी कितने थे, 46 थे, तो वहां पर भी क्या बनेंगे, ओवम, ओवम 23 वाले ओवम बन जाएंगे, जिसे एग भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्स वाले भी हो सकते हैं या वाई वाले भी हो सकते हैं, और ये ओनली और ओनली एक्स वाले ही होंगे, ठीक है। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म किस में प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस के अंदर बनते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आपको पता है एग किस में बनेंगे, ओवरीज में बनेंगे, एग आर प्रोड्यूस इन ओवरीज, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, oogenesis। ओवरी में एग प्रोड्यूस होने को हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, ठीक है। तो अभी तो दोनों में मियोसिस से क्या हो रहा है, मेल गैमेट से फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं। ओव्यूलेशन, अराउंड द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल अ मैच्योर एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब में सॉरी, क्या हो रहा है, एग रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, कब होते हैं, अराउंड द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बिल्कुल मिडिल में, 28 की होती है ना, तो 14 में, 1 to 13, 15 to 28, इसमें से कौन सी वाले, 14 वाले में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन का मतलब है एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। मेच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब, देखो रिलीज हो गया। अब अगर यहाँ पे स्पर्म कांटेक्ट कर लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर यूट्रस तक आ गया तो उसका मतलब है अब तो शेड ऑफ ही होगा, अब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, केवल और केवल फर्टिलाइजेशन स्पर्म का कहाँ होता है, किसके कब होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, एग के साथ होगा, और कहीं भी नहीं होता, ठीक है। इंसेमिनेशन क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सेमेन कंटेन्स स्पर्म इज इजैकुलेटेड इनटू द वेजाइना। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो गया, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इस दौरान जो सेमेन होता है जिसके अंदर स्पर्म भी होता है उसे वेजाइना के थ्रू इजैकुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। स्पर्म सेल आपको देखने को मिल रही है, हेड को वो हम बोलते हैं, इस वाले हेड, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं नेक, और इसको बोलते हैं टेल। हेड में ना एक्रोसोम जो वर्ड लिखा हुआ था, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो
फैसिलिटेट कराते हैं ओवम में आसानी से क्या हो जाए, ये इंसर्ट हो जाए, चला जाए, ठीक है। ये एंजाइम इसे हेल्प कराते हैं ओवम में जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, केवल हेड वाला हिस्सा ही ओवम में जाता है, क्योंकि इसी में होते हैं क्या, क्रोमोसोम्स और गैमीट्स या मेल न्यूक्लियर, ठीक है। बाकी आप बीच में देख रहे हो यहाँ पर क्या, नेक है जो से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होते हैं नेक में, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जहां है वहां एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसीलिए इनको, ठीक है। चलिए क्या है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बाकी ये टेल है, तो टेल है वो क्या देती है इसको, मूवमेंट प्रोवाइड करती है, मोशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। मूवमेंट प्रोवाइड करती है मोशन करने में। तो हर एक हिस्सा स्पर्म का बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्रोसोम है, यहाँ पर कुछ एंजाइम है जो फैसिलिटेट कराएंगे फ्यूजन विद द एग। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, टेल से ये चल रहा है, ठीक है। ओवम में क्या होता है, फीमेल न्यूक्लिया होता है, ठीक है। ये मोटाइल नहीं होते, ये लार्ज होते हैं देन स्पर्म, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। देखो 3-4 स्पर्म आ रहे हैं, केवल एक ही इंसर्ट कर गया, फिर उसके बाद कोई भी स्पर्म जाता नहीं है। लेकिन अगर ट्विंस की बात करें तो कभी कभी दो टाइप का होता है, कभी कभी क्या होता है, दोनों साइड से ओव्यूल क्या होते हैं, ओव्यूल जो होते हैं वो एग को रिलीज कर देते हैं, और दोनों साइड से क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है। वैसे क्या होता है, केवल 1 मंथ एक ओवरी करेगी, उसके अगले मंथ दूसरी ओवरी एग रिलीज करती है। तो इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में एग रिलीज होते हैं, ठीक है। साथ में बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोनों ओवरी एक ही साथ एग को रिलीज करें, ठीक है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो वजाइना से होते हुए स्पर्म आया, कहाँ आया, सर्विक्स में आया, सर्विक्स के बाद आया यूट्रस में, और यूट्रस से आया फैलोपियन ट्यूब में, जिसे ओविडक्ट कह रहे हैं, ठीक है। इन द फैलोपियन ट्यूब वन स्पर्म फ्यूज विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट, बता दिया मैंने। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो, अब देखो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर है। तो फर्टिलाइजेशन होता है ग्रेटर पार्ट में, इसे हम कहते हैं एम्पिला। यहाँ पर ओवम है और यहाँ पर एग है, तो ये वाला हिस्सा जो था इसे क्या बोला जाता है, एम्पिला बोला जाता है। वैसे आपके एग्जाम में आता नहीं, पर थोड़ा बता दिया मैंने। ये वाइडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, वाइडर पार्ट, जहां पर जाकर क्या होगा, स्पर्म फ्यूज कर जाएगा विद द फीमेल गैमेट्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अब फ्यूजन हो गया दोनों गैमेट्स का, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, 23 मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बना लेंगे। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, बता दिया मैंने आपको, जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होता है ना, एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है जिसे कहते हैं मरूला, एंड उसके बाद बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ये अभी मोरोला है, और ये जो बन गई इसे बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। बॉल दिख रही है ना आपको, मल्टीपल ऑफ सेल्स की डिवीजन होने के बाद, ये मरूला है, इसे मोरूला भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें और भी ज्यादा डिवीजन हो जाएगा, तो और भी ज्यादा मल्टीपल ऑफ सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। इसको हम बोल देंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जाकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो जाइगोट था, जाइगोट में डिवीजन हुए, डिवीजन होने के बाद और भी ज्यादा डिवीजन होते जा रहे हैं, क्लिनिकली डिवीजन हो रहे हैं, रिपीटेडली डिवीजन हो रहे हैं, एक बॉल बन जाती है थिक सेल्स की, उसे क्या बोल रहे हैं, मोर्यूला, ठीक है, वैसे लिखा हुआ है। और इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होती है। इम्प्लांटेशन, द ब्लास्टोसिस्ट एम्बिट्स इटसेल्फ इनटू द थिकन लिनिंग ऑफ द यूट्रस, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। जो थिक लिनिंग है ना, यहाँ पर जाकर अब अपने आप से इम्प्लांट हो गई, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या होता है बेटा, यूट्रस की लाइनिंग को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम, ठीक है। कौन इम्प्लांट हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांट का मतलब नहीं जगह लेकर स्थापित हो जाना, एम्बेडेड का मतलब है थोड़ा धस जाना, अगर थोड़ा सा भी अच्छे से एम्बेडेड नहीं हुआ तो वो गिर जाता है, जिसे हम कहते हैं मिसकैरेज, ठीक है। बच्चा गिरना भी सुना होगा, इसका मतलब है वो ठीक से एम्बेडेड नहीं हो पाया था। तो ये एम्बेडेड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके लिए भी जब प्रेगनेंसी स्टार्टिंग होती है तो डॉक्टर बोलते हैं ना सेफली रहो, बारी सामान मत उठाओ, इसी वजह से बोलते हैं कि अगर ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड नहीं हो पाया तो वो गिर जाएगा, ठीक है, वजाइना के थ्रू पास आउट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन समझ आया, क्लीवेज समझ आया। क्लीवेज का मतलब सिर्फ डिवीजन से है, सेल का रिपीटेडली डिवाइड होना, उसी को हम क्लीवेज कहते हैं, जिसमें एक स्टेज आती है मोरुला, जैसे बॉल ऑफ स्पेयर बना हुआ है मल्टीपल ऑफ सेल्स का, उसके बाद दोबारा रिपीटेडली डिवाइड होंगे, उसे बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट किस में जाती है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लिनिंग में जाकर
एम्बेडेड हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है। अब आता है एम्ब्रियन फिटस। फर्स्ट 8 वीक मेजर ऑर्गन्स बीन टू फॉर्म, पहले 8वें वीक में जो बड़े बड़े ऑर्गन है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रॉम 9 वीक्स अंटिल बर्थ ऑर्गन्स ग्रो एंड मेच्योर, 9 वीक से स्टार्ट होता है, जब तक बर्थ नहीं हो जाता तब तक ऑर्गन ग्रो करते और मेच्योर, मतलब 8 वीक, फर्स्ट 8 वीक तक मेजर ऑर्गन बीन टू फॉर्म, बनना स्टार्ट भी हो गया और बन गए। अब उन ऑर्गन की ग्रोथ होना, उन ऑर्गन का मेच्योर होना 9 वीक से स्टार्ट होता है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड में प्रेगनेंसी की बात करें तो पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ अबाउट 9 मंथ्स, जिसे 280 डेज इन ह्यूमंस कहते हैं। सब में अलग अलग होता है पर ह्यूमंस का फिक्स है, बाकी अदर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। इसमें अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो कितना होता है 9 मंथ्स, जिसे कहते हैं 280 डेज, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड। एक बार ये वाला डायग्राम समझ लो, ये था ओवम, इसके पास स्पर्म आए, देखो 2 सेल्स बन गई, जाइगोट डिवाइड हुआ, 4 सेल्स बनी मोर्यूला, उसके बाद हमारी ये बनी है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जाकर इम्प्लांट हो गए न्यूट्रस, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर डिवीजन होते रहते हैं। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड की। व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द लेवल ऑफ हार्मोन स्पेशली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, फॉल। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देखो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ना तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर स्पर्म पहुंच गया ओवम के पास, फ्यूजन हो गया है, ये जायगोट बना रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, मोर रिलीज होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेस रिलीज होगा, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो जो थिक वॉल लिनिंग होती है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन होती है और शेड होने लगती है। जो थिक वॉल लिनिंग है ना वो क्या होने लगती है, शेड होने लगती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के साथ। द शेड लिनिंग अलॉन्ग विद ब्लड एंड म्यूकस, अभी भी बताया ब्लड और म्यूकस के साथ क्या होगा, शेड लिनिंग गिरने लगेगी, कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वजाइना एज मेंस्ट्रुएशन फ्लो, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो और पीरियड। तो जब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो लेवल ऑफ हार्मोन बढ़ जाता प्रोजेस्टेरोन का, इसका मतलब है एंडोमेट्रियम को गिरने की जरूरत नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसका मतलब है जो थिक वॉल बनी थी ना यूट्रस की, प्रोटेक्टिव लेयर जिसे एंडोमेट्रियम कह रहे थे, वो शेड ऑफ होने लगेगी। और जब वो गिरेगी, शेड होगी, तो उसके साथ ब्लड भी होगा, म्यूकस भी होगा, कम्स आउट बॉडी थ्रू द वजाइना, वजाइना के थ्रू पास हो जाएगा, इसी को मेंस्ट्रुएशन फ्लो और पीरियड बोल रहे हैं। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, ये बताता है कि आपकी न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब स्टार्ट हो गई है। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो द एग डाई इन द फैलोपियन ट्यूब, एग फैलोपियन ट्यूब में मर जाएगा आफ्टर अबाउट 12 to 24 आवर्स एंड इज रीअब्सॉर्ब, 12 से 24 घंटे के अंदर खत्म। अगर तब तक पहुंच गया स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर 12 से 24 घंटे हो चुके हैं उस एग को रिलीज हुए तो अब वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो सकता। द थिकन यूट्राइन लिनिंग इज नॉट नीडेड, अब जो थिक लेयर बनी थी ना यूट्राइन की, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बन रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है, ब्रेक डाउन हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन फ्लो रिलीज हो जाएगा पीरियड के फॉर्म में। दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड हैपेंस एवरी मंथ इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती ये रेगुलर साइकिल चलती रहेगी, नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है फॉर फीमेल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, what happens in the uterus while the egg is in fallopian tube, the uterus prepare for a possible pregnancy। तो देखो क्या होता है, इस दौरान एग रिलीज हो रहा है ना फैलोपियन ट्यूब में, इतने में यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, क्या प्रिपेयर कर रहा है, थिक लिनिंग करता जा रहा है एंडोमेट्रियम की, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, साथ ही साथ हार्मोन्स का लेवल देखा जा रहा होगा, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन, द लिनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम बिकम थिक, इतने में क्या हो गई, थिक हो गई है और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो गई, एंड रिच इन ब्लड वेसल्स, और बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसमें आ गई टू सपोर्ट अ फर्टिलाइज्ड एग। अगर फर्टिलाइज्ड एग होकर आएगा तो ये सपोर्ट करेंगे, अब ये नहीं आया तो ये सारे के सारे गायब, शेड ऑफ हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे। तो इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड द सेकंड लिनिंग इज नो लॉन्गर नीडेड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो अब इसे प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की, थिक लिनिंग करने की जरूरत नहीं है, ये शेड ऑफ हो जाएगी। चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन क्या होता है, आफ्टर अबाउट 9 मंथ्स
स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पुश द बेबी आउट थ्रू द बर्थ कैनाल। जैसे ही 9 मंथ होते हैं हमारे यूट्रस में हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, मतलब कि जो पेन होता है मदर को वो इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, जिससे बेबी आउट हो बाहर, बर्थ कैनाल से मतलब वजाइना से बाहर हो। द प्लेसेंटा स्पेशल टिश्यू बिटवीन मदर एंड फिटस, मदर और फिटस के बीच में जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, ये भी क्या होता है बेबी के बॉर्न के साथ साथ बाहर निकल जाता है क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। प्लेसेंटा क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, हॉर्मोन्स भेज रहा था बच्चे के अंदर, ग्रोथ हॉर्मोन्स वगैरह मदर से, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कर रहा था, एक्सक्रीशन भी करा रहा था, मदर की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को भेज रहा था। तो ये जो प्लेसेंटा है वो काफी हेल्प करता है, न्यूट्रिशन भी देता है, ठीक है, न्यूट्रिशन भी देता है, हॉर्मोन्स भी देता है, रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जब चाइल्ड का बर्थ हो गया, बेबी बॉर्न हो गया है, तो अब इसकी क्या जरूरत, ये भी बेबी के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस क्या होता है, स्टेट, देखो बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्ट की बात हो रही है वो ठीक है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अगर आप फिजिकली मेंटली और सोशली आप ठीक नहीं है तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी बैड इफेक्ट पड़ने वाले हैं। जो इंसान मेंटली ठीक नहीं है तो हार्मोन का लेवल रिलीज नहीं होने वाला ठीक से, जो फिजिकली ठीक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम है, और जो सोशली ठीक नहीं है उससे भी कोई प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, तो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक नहीं होती। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being in all matters relating to the reproductive system। ये सब चीजें मैटर करती हैं किसके लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। इट फंक्शंस एंड प्रोसेस नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज। आपको लगता है कि मुझे कोई डिसीज नहीं है तो मैं तो ठीक हूँ, मेरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब थोड़ी हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग नहीं है तो आपकी हेल्थ पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर फर्क पड़ने वाला है, और ये जरूरी नहीं कि आपको कोई डिसीज होना जरूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज, स्टेटमेंट मिली थी क्या, स्टेट ऑफ टोटल वेलबींग। अगर टोटली अगर बोला जाए कोई ठीक है तो उसका मतलब उसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल और तरफ से, हर एक तरफ से क्या होना चाहिए, एस्पेक्ट्स ठीक होना चाहिए, इसका मतलब है वो रिप्रोडक्टिवली ठीक है। द एबिलिटी टू हैव अ सेटिस्फाइंग एंड सेक्स लाइफ, सेफ सेक्स लाइफ। अब बोला गया है कि उसके अंदर सेटिस्फाइंग एबिलिटी होनी चाहिए और उसकी सेक्स लाइफ भी कैसी होनी चाहिए, ठीक। द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड द फ्रीडम टू डिसाइड इफ, कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एक तो एबिलिटी होनी चाहिए रिप्रोड्यूस होने की कि भाई उनके स्पर्म और ओवम दोनों हेल्दी है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फ्रीडम टू डिसाइड इफ, और उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि हाँ हम तैयार हैं, है ना, किसके लिए, फॉर बेबी। व्हेन एंड हाउ ऑफन टू हैव चिल्ड्रन, कब और कैसे उन्हें बच्चा चाहिए होगा, तो ये भी जरूरी है, तब बोला जाता है कि वो रिप्रोडक्टिवली ठीक है। एबिलिटी है, साथ ही साथ उनकी फ्रीडम है ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ अब मुझे तैयार हूं मैं बेबी बर्थ के लिए, ठीक है, ये जरूर है। और दूसरा फिजिकली, मेंटली एंड सोशली ठीक होना जरूरी है। In simple terms, a reproductively healthy person has normal reproductive organs, normal emotions, social behavior related to sex, and can make informed choices about reproduction। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी पर्सन उसको कहा जाता है जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, उसके नॉर्मल इमोशंस होने चाहिए, सोशली बिहेवियर ठीक होना चाहिए रिलेटेड टू सेक्स, एंड कैन मेक इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके पास चॉइस होनी चाहिए किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड भी हो सकता है, ओवुलेशन ट्रैकिंग, वेलनेस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, ये सब चीजें आपको दिख रहा होगा। ये कुछ पिल्स वगैरह होती हैं और ये कुछ, ये कॉपर टी है, कॉन्डम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, उन सब के लिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक होनी चाहिए, ओवुलेशन ट्रैकिंग मतलब ओवुलेशन सही टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिटवीन द 14 डेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें भी फिर मैटर करती हैं। अब है कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि लास्ट टॉपिक है। अब क्या क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फैमिली प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि भाई रिप्रोडक्शन में कितनी भी, भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है तो 1 बेबी हो गया, 2 बेबी हो गया, 3 बेबी, कंटिन्यू करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको फैमिली प्लानिंग के साथ चलना है, तो उसमें आपको क्या यूज करना है, यूज सेफ एंड इफेक्टिव मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो इन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। स्पेसिंग बर्थ एंड डिसाइडिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज पर वन चॉइस। तो पहली बात तो आपको स्पेस रखना चाहिए, गैप रखना चाहिए एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में। दूसरा,
आपको पहले से डिसाइड करना चाहिए आपको 2 बच्चे चाहिए, एक ही बच्चा चाहिए, ठीक है, एज पर वंस चॉइस। समझ आ गया? दिस हेल्प इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंप्रूव द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड। इससे क्या होगा कि कंट्रोल रहेगी पॉपुलेशन ग्रोथ, और साथ ही साथ क्या रहेगा, इंप्रूव रहेगी हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड। मदर और चाइल्ड की हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार अगर वो बेबी वॉर्म पे रखती है तो उससे उनको क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पर गैप होना जरूरी है और साथ ही साथ डिसाइड होना जरूरी है। सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं, हैविंग रिस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुल और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेशन अगर बात करते हैं उन दोनों के रिलेशनशिप में। प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अब कहीं एसटीआई ना हो जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ना हो जाए, इससे बचने के लिए प्रिवेंशन करने चाहिए। जैसे फिजिकल बैरियर्स होते हैं कुछ, है ना, तो कॉन्डम्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कॉपर टीज वगैरह होती हैं, ठीक है। इन्फेक्शन, चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं। मतलब कि सेक्स के दौरान विदाउट एनी प्रोटेक्शन अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा ना, कॉन्डम्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे एचआईवी, गोनोरिया, गोनोरिया एंड सिफिलिस। क्वेश्चन आता है कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, कौन सी वायरल डिसीज है। तो वायरस से होने वाला एचआईवी है, और गोनोरिया एंड सिफिलिस बैक्टीरियल डिसीज होती है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली होती है। तो इन डिसीज से बचने के लिए क्या जरूरी है, कुछ बैरियर जरूरी है। जो फिजिकल बैरियर्स में मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, कॉपर टीज हो सकती हैं, कुछ पिल्स हो सकती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर की सलाह से ली जाती है, जिसमें एक नाम सहेली भी है। नोइंग अबाउट सेफ सेक्स प्रैक्टिस एंड कंसेंट, आपको सेफ सेक्स कैसे किया जाए इसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको कंसर्न करना चाहिए। मेटर्नल हेल्थ की बात कर लेते हैं, टेकिंग केयर ऑफ वुमेन्स हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर डिलीवरी। अब वुमेन जब बर्थ देने वाली तब तक लोगों ने ध्यान दिया, उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया आफ्टर डिलीवरी। ऐसे में भी वुमेन की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, तो ऐसे में क्या करना है, आफ्टर डिलीवरी जैसे पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं, उस टाइम में भी वुमेन का ध्यान रखना है। इंश्योरिंग सेफ डिलीवरी, इंश्योर ये रखना है कि सेफ डिलीवरी हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यूज ना कर लिया जाए जो पहले से रीयूज था, ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले एंड मेडिकल केयर टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ। अगर मेडिकली प्रॉपरली तरीके से केयर की जा रही है माँ की और बच्चे की, तो कोई दिक्कत नहीं होती दोनों को। प्रोवाइडिंग प्री कंसेप्शन एंड पोस्ट चाइल्ड बर्थ केयर फॉर बोथ मदर एंड बेबी। प्री कंसेप्शन क्या मेथड रहेंगे, क्या चीजें रहेंगी, पोस्ट चाइल्ड बर्थ बच्चे के होने के बाद क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, वो बच्चे और माँ दोनों को बताया जाए, उसकी केयर की जाए, ठीक है। हाउ टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एजुकेशन अवेयरनेस। अब आप बोल रहे हैं हम कैसे समझाएं, तो लोग पहले एजुकेटेड करो, और जो गांव के लोग हैं उन्हें अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। तो लर्न अबाउट प्यूबर्टी, पहले तो आपको प्यूबर्टी के बारे में पता होना चाहिए, जो आप 8th क्लास में ही पढ़ लेते हैं एडोलेसेंस चैप्टर के अंदर। फिर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, एंड देन सेफ सेक्स के बारे में पता होना चाहिए। एजुकेट एडोलेसेंस अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, बताया था मैंने भी आपको। एडोलेसेंस के बारे में बताना चाहिए, जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर, बेबी गर्ल, हाँ वही कह सकते हैं, मतलब गर्ल और बॉय के अंदर, दोनों के अंदर, क्योंकि ये टाइम पीरियड होता है 8 से 10 और 12 साल तक का, 10 से 12 लड़कों में, 8 से 10 लड़कियों में। तो ऐसे में उनको पता होना चाहिए एडोलेसेंस के बारे में। रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, जैसे बड़े उन लगेंगे 15, 16, 17, 18, तो उसको पता होना चाहिए अपने रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी। अगर आप हाइजीनिक नहीं रहेंगे, अगर होता क्या ना, हमारे समाज में बात नहीं होती, अरे चुप रहो, नहीं बोलना, शांत रहो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मम्मी से तो पूछ ही नहीं सकते, मैम से पूछ नहीं सकते, फ्रेंड्स को वैसे भी नहीं पता होता। तो ये तीनों चीजें डिनाई हो जाती हैं, और ऐसे में होता है कि बीमारियां, होता यह है कि हमारे समाज में लोग खुल के बात नहीं करते, टीचर पढ़ाती नहीं है चैप्टर्स को, और पेरेंट्स बताते नहीं है खुलकर, बस कहते बेटा ये पैड लगा ले। उनको जब तक आप हाइजीनिक नहीं बताओगे कि भाई कैसे हाइजीन रहना है, कैसे हाइजीनिक रहे हम चीजों में, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। ऐसे में मिलता है बीमारियों को मौका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्सुअल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सेक्स कैसे करना है, ये नहीं बताना है बच्चों को, बताना ये कि अपने सेक्सुअल पार्ट को किस तरीके से हेल्दी रखें, कैसे हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक रखें। अगर आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, और लोगों में भी आते हैं, इट्स कॉमन फॉर गर्ल एंड बॉय, आप उस पर हाईलाइट रखो, ना कि इस चीज पर कि बच्चे इसके बारे में बात करेंगे फिर पूछेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ये सवाल बाद की बात है, पहले उन्हें ये बताओ कि वो अपनी केयर कैसे करें, और उसके लिए डेली रूटीन, और डेली रूटीन में आता है हाइजीन।
ठीक है। बार बार अगर क्लीन करते रहोगे वजाइना को तो भी दिक्कत है, उसे ड्राई रखना है, क्योंकि वजाइना ऑलरेडी अपने आप में खुद में क्लीन कर सकती है, उनके पास कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से। ठीक है, तो कीप द जेनाइटल एरिया क्लीन एंड ड्राई, मॉइस्ट नहीं रखना, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, यूज क्लीन क्लॉथ एंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन है तो कहते हैं भाई कोने में बैठ जाओ, ये कपड़े धुलेंगे तुम्हारे गंदे हैं, गंदे कपड़े पहना के बैठा देते हैं। भाई मेंस्ट्रुएशन में आपको और ज्यादा ध्यान रखना है, और ज्यादा क्लीन कपड़ों को पहनाना है, समझ आ रहा है? तो ऐसे नहीं करना कि नहीं बेटा तू दूर रहेगी, यहाँ नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी, उस कोने में जाके बैठ जाएगी। जमाना चला गया भाई, लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, ताकि लोगों को ये बताओ आसानी से सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ क्लीन क्लॉथ्स पहने। अगर आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं तो रिपीटेडली, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन लगाकर बैठे हो पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम हो गया, उसे चेंज करते रहे 4 to 5 आवर्स के गैप के बीच में। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, यूज कॉन्डम्स एंड अदर कॉन्ट्रासेप्टिव टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीआईज। देखो, एक तो है अनवांटेड प्रेगनेंसी मिलेगी, दूसरा आपको डिसीज मिल सकती है, तो इसलिए सेफ रहना है। अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स एंड अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ रहते हैं तो ऐसे में भी आपको कई सारी डिसीज हो सकती है, तो अवॉइड करना है, एंड अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। मेडिकल केयर, गो फॉर रेगुलर चेकअप्स एंड टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो रेगुलर चेकअप पे जाइए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि आपकी जो चीजें वो ठीक रहें, इनफर्टिलिटी ना हो आपको और इन्फेक्शन भी ना हो। सीक प्रॉपर एंटीनल एंड पोस्टनल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वही बोला गया कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको शुरुआत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और बाद में कैसे अपनी केयर करनी चाहिए, इसके बारे में भी डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। चलिए नेक्स्ट आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। 3 बैरियर से, फिजिकल, केमिकल और सर्जिकल, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सर्जिकल में आप लिखेंगे वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। अगर वासेक्टोमी हो रही है तो वास डिफरेंस कट हो रही है, जो स्पर्म को एपिडिडिमिस से कहां तक, यूरेथ्रा तक पहुंचाती है, तो वास डिफरेंस को बांध दिया जाता है ताकि वास डिफरेंस ना क्या नहीं करे, स्पर्म नहीं पहुंचाए। कट इन वासेक्टोमी। अब फीमेल में होती है ट्यूबिक्टोमी। ट्यूब कौन सी यहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब एग को पहुंचाती है, तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है, ये याद रखना। तो सर्जरी तब ये देखो, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, शुरुआत में नहीं कराई जाती, अगर सर्जरी करा दी गई तो उसे रिकवर करने के चांसेस बहुत कम है, ऐसे दोबारा नहीं हो सकता कि वो दोबारा बर्थ दे पाए। अगर सर्जरी हो चुकी है तो मेल कभी स्पर्म रिलीज नहीं कर सकता और फीमेल कभी एग रिलीज नहीं कर सकती, फर्टिलाइजेशन कभी नहीं हो सकता, उन्हें बेबी कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये सर्जिकल मेथड होता है जो लास्ट ऑप्शन है। बाकी फिजिकल में आपको बताया था, कॉन्डम्स हो गए जो दोनों होते हैं, कॉपर टी हो गई। ठीक है, फीमेल्स जो है कॉपर टी यूज कर सकती हैं। ये कॉपर टी स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होने में रोकती है। केमिकल में पिल्स हो गए जिसमें सहेली आ जाता है। ठीक है, ये डॉक्टर से रिकमेंड करके ली जाती है, टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग ली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से फिजिकल, केमिकल और सर्जिकल मेथड हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, कभी ना कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही आया, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, आई होप सो ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।